हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा जो सेशन है ना। बट आज हम इस सेशन में बॉस रिवीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो रिवीजन हम कहाँ तक लेंगे बॉस? अभी तक जो चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा है, यस नो, फ्रॉम स्टार्ट टिल फेज नंबर 2 तक का। ठीक है, यहाँ तक हमारा रिवीजन होएगा। आप हमारे साथ सुनेंगे नहीं, आप हमारे साथ रिकॉल करते चलेंगे, आप हमारे साथ इस चीज़ों को रिवाइज कर। जिसको याद आ रहा है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता रहा वो देख के रिवाइज करेंगे, बट रिवाइज करना इज मैंडेटरी। चलिए आज हमारा जो स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज और कॉल्ड एज चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन है। और इसकी जो बर्ड्स आई व्यू है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से है। अब ये बर्ड्स आई व्यू आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी आपको समझ में आती जाएगी। सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है बॉस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एसडीएलसी। तो सबसे पहले एसडीएलसी में हमने क्या बोला था? एसडीएलसी का इंट्रोडक्शन था बॉस। एसडीएलसी का इंट्रोडक्शन था कि क्या करता है, ये बहुत सारे यहाँ पे फेज होते हैं एंड वी हैव टू व्हाट फॉलो द फेज। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेमवर्क है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। एंड ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी कौन कौन सी थी? नेमली दैट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, देन इसके बाद सिस्टम मेंटेनेंस एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू था। तीसरा पॉइंट क्या बोलते थे एसडीएलसी का? इट इज नॉट कंप्लीटेड अनलेस इट इज डॉक्यूमेंटेड। तो डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी। 4 इसमें आता है आईएएस ऑडिटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या करता था? इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या था? बहुत सारी चीजें चेक करेगा कि एज पर द स्टैंडर्ड है या नहीं है, और यूजर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। 3 तरीके से हम सिस्टम ऑडिट करते हैं। नंबर 1 इज प्री इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अप टू द स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हम चेक करेंगे सारे के सारे फेज बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जो हमने एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे चेक करेंगे यूजर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। और यहाँ पे कंट्रोल की ऑडिट होगी, दैट इज व्हाट कॉल्ड जनरल ऑडिट। नाउ 7 फेजेस हमने आपको पढ़ाए थे। पहला था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहां पे यूजर की रिक्वेस्ट आएगी क्या जाने के लिए, प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटी। दूसरा था हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यूजर की रिक्वायरमेंट हमको समझना है। तीसरा था यहाँ पे ब्लूप्रिंट हमें जनरेट करना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, जो भी हमने यूजर रिक्वायरमेंट बनाई थी उसको हम ब्लूप्रिंट में जनरेट कर देंगे। 4th, जो भी हमने ब्लूप्रिंट जनरेट किया तो यहाँ पे सिस्टम को क्या करना है, ब्लूप्रिंट को किस में कन्वर्ट करना है बॉस? स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, यस नो। और इसको फुलफिल करने के लिए स्टेटमेंट मतलब कोडिंग को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? रिसोर्सेज। तो वो हम क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। तो यहाँ पे कोड को डेवलप करना पड़ेगा और जब ये सिस्टम बन जाएगा तो इसे यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी बॉस? डिवाइस चाहिए होंगी, वो आपको परचेज करनी पड़ेगी ना। इसके बाद जब ये सारा सिस्टम बन जाएगा हमारे पास, इसको हम टेस्ट करेंगे बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहाँ पे? लाइव इन्वायरमेंट में। एंड देन लास्ट में जो हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये बराबर काम कर रहा है वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन द लाइव इन्वायरमेंट। एंड लास्ट में क्या बोलते हैं? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। एक बार हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब उसे रिव्यू करते रहो, यस नो। और आपको जहां पे लगेगा चेंजेस की जरूरत है, यू हैव टू अपडेट द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस एसडीएलसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा था। एडवांटेजेस ऑफ आईएएस ऑडिटर, यस नो। सेकंड पढ़ा था हमने रिस्क विद एसडीएलसी, और तीसरा था हमारे पास एडवांटेज। ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी, एडवांटेज ऑफ एसडीएलसी, एडवांटेज ऑफ एसडीएलसी टू आईएएस ऑडिटर, और तीसरा जो हमने पढ़ा दैट इज रिस्क विद एसडीएलसी। तो पहला था एडवांटेज। एडवांटेज हमने आपको बताया था, याद कर लीजिए आप। पहला था BCDS, याद आया क्या? बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल, C फॉर कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड, D फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड S फॉर द साइन ऑफ एंड रिव्यू। आईएएस ऑडिटर के लिए क्या एडवांटेज था बॉस? सबसे पहले उसको अंडरस्टैंडिंग पूरी मिल जाती थी, बराबर है। दूसरा, वो अपने रिपोर्ट में सब कुछ स्टेट कर सकता था, कितने आपने फेजेस यूज किए, उसे कंप्लाई किया है। तीसरा, गाइडेंस वो ले सकता था। एंड 4th, इवेल्युएट कर सकता था जो भी आपने मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज किए सिस्टम डेवलप करने के लिए। देन इसके बाद आता है रिस्क विद एसडीएलसी। यहाँ पे हमने पढ़ा था सेनोरिटा, याद आ रहा है क्या? सेनोरिटा, CE मतलब क्या था बॉस? कंबरसम एंड बोरिंग है। नो मीन्स व्हाट? नॉट विजिबल फॉर लॉन्ग पीरियड। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब जो आपने सिस्टम डेवलप किया वो लॉन्ग पीरियड के लिए विजिबल नहीं है। RI का मतलब क्या होता है बॉस? रिजिडिटी है। एंड TA मतलब नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी तक आप टिक करते चलेंगे। आप बर्ड्स आई व्यू में आपके चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है ये,
आपके चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, एकदम चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में दिया हुआ है। तो मैं बर्ड्स आई व्यू हर एक चैप्टर के लास्ट में ही आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बर्ड्स आई व्यू पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा एडवांटेज हो गया, तीसरा एडवांटेज टू आईएएस ऑडिटर हो गया, एंड जो फोर्थ बॉस दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिस्क हमने कवर कर लिया। रोल्स, ऑडिटर्स के रोल को हम थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे। देन इसके बाद ये हमने पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, बेसिक क्वेश्चन जो हमने कवर किया। सबसे पहला एसडीएलसी टीम, याद आ रहा है आपको? तो एसडीएलसी टीम पे अगर हम आते हैं बॉस, ये रहा एसडीएलसी टीम। और एसडीएलसी टीम पे अगर आपको डायग्राम याद आ जाए तो हमने आपको ये डायग्राम कुछ याद करवाया था। पहला था बॉस यहाँ पे स्टीयरिंग कमिटी आ जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाएगा, यस नो। देन प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे प्रोजेक्ट लीडर रहेगा, प्रोजेक्ट लीडर। अच्छा, स्टीयरिंग कमेटी काम क्या करता है बॉस? अगर आपको याद हो, ये क्या टॉप लेवल की अथॉरिटी थी और डायरेक्शन, सुपरविजन एंड कंट्रोल प्रोवाइड करता था। किसके लिए? सारे प्रोजेक्ट के लिए। ऑल प्रोजेक्ट जो डेवलप हुए हैं, यस नो, ये चेक करता था कि जो सारे प्रोजेक्ट आपने डेवलप किए क्या वो विद इन द कॉस्ट एंड विद इन द टाइम है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये रिव्यू बॉडी था, ये भी रिव्यू बॉडी था। ये क्या चेक करता था कि जो सलमान खान ने बोला है कि इतने इतने टाइम पे, इतने इतने कॉस्ट पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो चेक करेगा कि जो प्रोजेक्ट लीडर ने सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं क्या वो विद इन द टाइम, विद इन द कॉस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रोजेक्ट लीडर क्या होता है बॉस? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन प्रोजेक्ट, यस नो, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन प्रोजेक्ट। तो वो भी रिव्यू बॉडी थी, बट वो सिर्फ किसको रिव्यू करती थी? कॉस्ट एंड टाइम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट लीडर के जो नीचे था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मॉड्यूल लीडर। मॉड्यूल लीडर का काम क्या था बॉस? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मैंने आपको यहां पे बताया था, अगर सॉफ्टवेयर वायो आ गया है तो वायो का हार्डवेयर, यस नो, वायो का ये यहां पे रहा वायो, वायो का यहां पे आ गया था हार्डवेयर, वायो का यहां पे आ गया था सॉफ्टवेयर, वायो का आ गया था यहां पे डीबीएमएस। ये तीनों भी चीजें तीनों अलग अलग पर्सन मेंटेन कर रहे हैं, उस पर्सन को हम बोलते हैं मॉड्यूल लीडर, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम की ये मॉड्यूल विद इन द टाइम, विद इन द कॉस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन इसके बाद मॉड्यूल लीडर के अंदर जो काम करते हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक, है ना। तो सिस्टम एनालिस्ट किसके पास जाता था बॉस? यूजर, कैटरीना के पास जाता था। यूजर की रिक्वायरमेंट को गैदर करता था और ब्लूप्रिंट बनाता था। यस ना, ब्लूप्रिंट भी कौन बना था? खुद ही बना रहा था सिस्टम एनालिस्ट। और ये ब्लूप्रिंट किसको प्रोवाइड कर देगा बॉस? सिस्टम डेवलपर को। अभी तक हमने सिस्टम डेवलपर नहीं पढ़ा है ना, तो सिस्टम डेवलपर कर देगा। सिस्टम डेवलपर क्या करेगा बॉस? इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कोडिंग में कन्वर्ट कर देगा। और कोडिंग में कन्वर्ट करने के बाद अब कौन आ जाएगा? डब्बा। वो डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, मैनेज कर रहा है। देन इसके बाद यहां पे आ गया बॉस क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये दो काम करता था, स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता था और उसकी कंप्लायंस चेक करता था। आप देखते चलिए वहां पे लिखा है। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के जो नीचे था वो टेस्टर काम करता था। तो ये जूनियर टेस्टर था और ये सारे के सारे प्रोग्राम को, उसके सब प्रोग्राम को टेस्ट करता था। देन इसके बाद हमारे पास आता था डोमेन एक्सपर्ट। डोमेन एक्सपर्ट, अगर हम टैली बना रहे थे बॉस, डोमेन एक्सपर्ट कौन था? सीए, जिसके पास क्या हो? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो जब भी सिस्टम डेवलपर सिस्टम बनाएगा बॉस, किसके हिसाब से बनाएगा? डोमेन एक्सपर्ट के हिसाब से बनाएगा। एंड लास्ट में आता था आईएएस ऑडिटर। आईएएस ऑडिटर का काम क्या था कि जो भी स्टैंडर्ड, जो भी कंट्रोल लगाए गए हैं, क्या वो कंट्रोल सिस्टम में लगे हैं या नहीं है, वो उसको क्या करता है? चेक करता है। तो ये यहां पे आ गया आपका, ये रहा स्टीयरिंग कमेटी हो गया, रिव्यू बॉडी, सारा का सारा चेक कर रही है। देन इसके बाद आ गया हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर, देन आ गया प्रोजेक्ट लीडर, देन इसके बाद आ गया ये मॉड्यूल लीडर आ गया, देन इसके बाद सिस्टम एनालिस्ट आ गया, देन प्रोग्रामर कोडर आ गया, देन डीबीए, देन क्वालिटी एश्योरेंस, देन इसके बाद टेस्टर, देन डोमेन स्पेशलिस्ट, देन आईएएस ऑडिटर। क्या यहाँ पे रोल ऑफ अकाउंटेंट भी आएगा बॉस? यस, रोल ऑफ अकाउंटेंट का काम क्या था बॉस? जल्दी बोलो फट से। वहां पे होने वाले एक्सपेंसेस, वहां पे होने वाले बेनिफिट, वहां पे होने वाले रिसोर्स को यूज, जो भी रिसोर्स वहां पे यूज हुए, क्या करने के लिए बॉस? सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसकी क्या रिकॉर्डिंग करती है? बोलो जरा फट से। यस, उसकी रिकॉर्डिंग करती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग कब कर पाएगी? जब उसके पास क्या होगा? स्किल होगा। तो कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए बॉस इसके पास? हाँ जी, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? एक तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, दूसरा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सुनो, तो इसके पास 3 स्किल्स होने चाहिए बॉस हमारे पास। कौन कौन से? पहला, इसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा जो है
कम्युनिकेशन स्किल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आता है एन अकाउंटेंट कैन हेल्प। तो अकाउंटेंट क्या क्या काम करता है? नंबर 1 इज ROI, मतलब क्या निकालेगा? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 इज कॉस्ट, नंबर 2 इज बेनिफिट। कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यस और नो? 3 पार्ट्स कौन कौन से? डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटेंजिबल। डेवलपमेंट कॉस्ट कौन कौन सा बॉस? कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, अप टू स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या था? ड्यूरिंग ऑपरेशन जितने भी कॉस्ट इनकर हो रही है। एंड देन इंटेंजिबल कॉस्ट, मैंने बताया था मोरल डाउन हो गया एम्प्लॉय का, यस नो, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है नए सिस्टम के साथ और उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम हो गई, तो डेफिनेटली इट विल बिकम व्हाट? कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड बेनिफिट्स जो भी आ रहे हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकता है? टेंजिबल बेनिफिट्स, इंटेंजिबल, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म, सारे बेनिफिट्स हम कंसिडर करेंगे जो हमें सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। देन इसके बाद आप क्या कर दोगे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहां पे क्या चेक करोगे? इफ द बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट, डेफिनेटली यू हैव टू डेवलप द सिस्टम। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी सिस्टम डेवलपमेंट नहीं होगा, ओके। देन इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो हमने कवर किया था बॉस, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन, है ना? अगर आपको बिजनेस के प्रोसेस की डिजाइन करनी है बॉस, देन आपको 3 चीजें दिमाग में रखना था। क्या? नंबर 1, आप उसके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझो और उसको डॉक्यूमेंट कर दो, यस नो? वहां पे आपको क्या ढूंढना था बॉस? लूप होल्स क्या क्या है। तो यहां पे आपको क्या ढूंढना था? लूप होल्स। अब आपको याद आएगा, आपने ये स्टेज नंबर 2 में भी पढ़ा हुआ है, यस और नो? तो एकदम ये समरी फॉर्मेट में दिया गया। नॉर्मली अगर आपको बिजनेस प्रोसेस डिजाइन करना है तो सबसे पहले क्या करो? आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझो, उसके शॉर्ट कमिंग्स को क्या करो? रिकॉर्ड करो। फिर आप प्रपोज्ड प्रोसेस, ये भी आपको पढ़ाया था स्टेज नंबर 2 पे, तो प्रपोज्ड प्रोसेस को समझो, उसको डॉक्यूमेंट करो और यहां पे चेक करो कि वेदर इट फुलफिल्स ऑल यूजर रिक्वायरमेंट्स और नॉट। अगर यूजर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है बॉस, तो डेफिनेटली क्या करना है? आपको इंप्लीमेंट करना है। बट इंप्लीमेंट कब होगा? व्हेन द बेनिफिट ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम इज मोर देन द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। तो डेफिनेटली प्रपोज सिस्टम का बेनिफिट प्रेजेंट सिस्टम के बेनिफिट से ज्यादा होना चाहिए, और प्रपोज्ड सिस्टम का बेनिफिट जो है प्रपोज सिस्टम के कॉस्ट से भी कम, सॉरी, प्रपोज सिस्टम का बेनिफिट प्रपोज्ड सिस्टम के कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 चीजें यहां पे चेक कर लो। आप क्या चेक कर लो कि जो आप नया सिस्टम लगाने वाले हो वो बेनिफिट्स ऑफ प्रपोज सिस्टम उसका बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम से ज्यादा है या नहीं, डेफिनेटली तभी यूजर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही। दूसरा आप क्या चेक करोगे बॉस? प्रपोज्ड बेनिफिट जो है, प्रपोज सिस्टम का जो बेनिफिट है वो प्रपोज्ड सिस्टम, उसी सिस्टम के कॉस्ट से जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो आप 2 चीज चेक कर लो कि IRCTC आपका क्या ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो गया। और ये चेक कर लो IRCTC का जो बेनिफिट है बॉस, क्या उसके कॉस्ट से ज्यादा है? यस, ये 2 चीजें हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू इंप्लीमेंट द न्यू सिस्टम। तो ये चीज होगी। देन इसके बाद डेवलप करने के लिए, प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए आपको जो करना, दैट इज सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। तो आपको क्या अप्लाई करना? सॉरी, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ये इंट्रोडक्शन है बॉस, इट्स जस्ट नॉट अ क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको कट कर देना, ये आपको यूज नहीं करना, दिस नॉट अ क्वेश्चन, ओके। नाउ अब आता है हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। नाउ सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी क्या है बॉस? सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी क्या है? अगर आपको याद है मैंने डायग्राम बना के दिया था आपको, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, ये कुछ डायग्राम आपको याद आया? यस, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप क्या करो बॉस? ट्रेनिंग प्लान आप बनाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? ट्रेनिंग प्लान आप बनाओगे, यस नो, कि कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, किसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। दूसरा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेस, यस नो, हर प्रोसेस की क्या होनी चाहिए? स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट होना चाहिए। देन प्रोसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटीज को किसमें क्या कर दो? डॉक्यूमेंट कर दो प्रॉपर तरीके से। तो जब सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है तो उसके लिए कंट्रोल पॉइंट्स लगाएगा कौन? गुलशन ग्रोवर, प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड देन आपको क्या मिल जाएगा बॉस? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल, मतलब विद इन द टाइम एंड विद इन द कॉस्ट। तो टाइम कितना लगेगा एंड कॉस्ट कितना लगेगा ये आपको पता चल जाएगा ना। इसके बाद जैसे ये आता है, आपने कंट्रोल लगा दिया, यस नो, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। तो अब कौन आएगी बॉस? उमा आएगी,
उमा अपना क्या दे देगी, अप्रूवल दे देगी। हाँ भाई, यूजर ने भी बोल दिया, मैनेजर ने भी बोल दिया, ऑडिटर ने भी बोल दिया कि ये जो सिस्टम है बराबर काम कर रहा है बॉस, तो क्या कर दो इसको टेस्ट। तो उमा क्या करेगी, इसको टेस्ट करेगी। टेस्ट करने के बाद जल्दी बोलो फाट से, क्या हो जाएगी बॉस, अप्रूवल मिल जाएगा। और अप्रूवल के बाद क्या आ जाएगा आपका, इंप्लीमेंटेशन, है ना, यही मैंने बोला था। तो उमा आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड व्हाट, अप्रूवल्स, साइन ऑफ प्रोवाइड कर देगी। देन इसके बाद सिस्टम क्या, टेस्ट होना बहुत जरूरी, तो उसने टेस्ट कर दिया बिफोर द इंप्लीमेंटेशन, तो उसके बाद सिस्टम क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा ना। इंप्लीमेंट हो गया ना, क्या उसको चेंज की जरूरत पड़ सकती है बॉस फ्यूचर में, यस। तो फॉर्मल प्रोग्राम चेंज कंट्रोल हैज टू बी सर्व, मतलब आपको परमिशन लेना पड़ेगा तब चेंज कर। तो ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो बॉस, चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, है ना। तो आपको बार बार रिव्यू करना पड़ेगा इंप्लीमेंट के, बॉस कहां कहां पे और ज्यादा चेंज की जरूरत है। एक बार समरी में बोल देते हैं, पहला क्या था बॉस, ट्रेनिंग प्लान प्रोवाइड करो। दूसरा था प्रोजेक्ट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ईच प्रोसेस हैज व्हाट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। देन इसके बाद क्या था बॉस, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट हो गया। नाउ दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ईच एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द डिलीवरेबल्स। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट कर दिया। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल पॉइंट लगाएगा कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर लगाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर लगा दिया। फिर इसके बाद क्या, इसकी टेस्टिंग करेगी, कौन टेस्टिंग करेगी बॉस, उमा। और फिर क्या देगी, इसको अप्रूवल दे देगी। अप्रूवल देने के बाद क्या सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा, यस सिस्टम क्या हो गया, यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। सिस्टम इंप्लीमेंट होने के बाद, सिस्टम जैसे इंप्लीमेंट हो गया, क्या फ्यूचर में चेंजेस की जरूरत पड़ सकती है, यस। तो PIR करना पड़ेगा और सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, दैट इज मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारा सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद ये जो क्वेश्चन है अभी रह गया, इसको हम बाद में करेंगे जब हमारे सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन है अपने आप में, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन फेल टू अचीव सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, है ना। मतलब इतना फेज लगाने के बावजूद भी सिस्टम कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिस्टम बनाने की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। व्हाट आर द रीजंस, तो वो हम डेफिनेटली फेज को कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ेंगे। कितना फेज लगाने के बावजूद भी जो सिस्टम हमने डेवलप किया वो अपनी जो ऑब्जेक्टिव थी, इसकी गोल्स थी, वो अचीव नहीं कर पाया, है ना। तो इसके बाद हमारा ये सारा का सारा जो बेसिक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड वी केम टू व्हाट, फेज। और फेज में हमने सबसे पहले पढ़ा था बॉस क्या, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये रहा। तो यहां से ये जो लाइन आ रही है पूरी, ये अगर आप देखेंगे, ये पहली लाइन होगी, फिर ये दूसरा फेज हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका तीसरा फेज हो जाएगा, फिर ये आपका फोर्थ फेज होगा, फिर यहाँ पे आपका फिफ्थ, वही फोर्थ फेज ही रहेगा ये, यस नो। देन इसके बाद यहाँ पे इसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, देन इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा, देन इसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे, देन इसके बाद सिस्टम मेंटेनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम आते हैं बॉस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे। ना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास, अगर याद करिए आप, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। देखिए क्या बोलता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यस। तो पहला आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है, यहाँ पे यूजर क्या सेंड करती है बॉस, जल्दी जल्दी बोलते जाए फ्रेंड से। यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा स्टीयरिंग कमेटी को, बॉस सिस्टम बनाओ आप। चलो उसने रिक्वेस्ट भेज दिया, बट वो क्या करेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि भाई सिस्टम डेवलप करना है या नहीं करना। इसके अंदर कितने फेज आते हैं बॉस, पहला आता है रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, देन वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, देन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, देन डिलीनिएशन ऑफ स्कोप। यहाँ पे बॉस 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास, बराबर है क्या। देन इसके बाद क्या करेगा, फिजिबिलिटी स्टडी एंड देन रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, किसने भेज दिया, यूजर ने भेज दिया। किसको भेज दिया, स्टीयरिंग कमेटी को भेज दिया। फिर उसने क्या किया, सिस्टम एनालिस्ट को अपॉइंट किया और उसने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। यूजर ने फील किया कि भाई सिस्टम आउटडेट हो गया, तो उसने यूजर रिक्वेस्ट भेजा, किसको, स्टीयरिंग कमेटी को। तो ये 4 चीजें याद रखिए, यूजर रिक्वेस्ट भेजा गया स्टीयरिंग कमेटी को, फिर सिस्टम एनालिस्ट हुआ, अपॉइंट हुआ और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। तो पहला इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ कहां से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शुड बी व्हाट, क्लियरली एंड प्रिसाइसली होना चाहिए। दूसरा, और जो सीवियर प्रॉब्लम्स है उसका इमीडिएट मैनेजमेंट अटेंशन आना चाहिए और यूजर इन्वॉल्वमेंट वहां पे होनी चाहिए। देन इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो उसने क्या किया, बॉस प्रपोज्ड सॉल्यूशंस डिजाइन किए। प्रपोज सॉल्यूशंस, तो बहुत सारे हमने सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे वेरियस अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ गए।
अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अल्टरनेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के बाद डिलीनिएशन ऑफ स्कोप, हमने यहाँ पे स्कोप प्रोवाइड किया है। स्कोप का मतलब हो गया बॉस बाउंड्री, क्या बाउंड्री, यहाँ पे क्या हमको बाउंड्री डिफाइन करना पड़ेगा, यस यहाँ पे हमने बाउंड्री डिफाइन किया। अब बाउंड्री का मतलब क्या बोलता है, ये कौन सा सिस्टम क्या क्या कर सकता है, मतलब वो स्कोप कितना है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। टैली टैक्स का काम नहीं कर सकता, टैक्स टैली का काम नहीं कर सकता, मतलब वी हैव डिफाइंड व्हाट बाउंड्रीज। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया बॉस, बाउंड्रीज प्रोवाइड कर दिया। आउटलाइनिंग द स्कोप ऑफ सोल्यूशन, है ना, मतलब जो भी हम सिस्टम डिजाइन करेंगे वो विद इन द स्कोप होएगा। यस सुनो, तो स्कोप शुड बी क्लियर, यस सुनो, और ये एड्रेस करता है कि सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा क्या प्रोवाइड नहीं करेगा। देन इसके बाद इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। अगर आपको बाउंड्री डिफाइन करना है तो यू हैव टू रिप्लाई द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या थे बॉस, IRCTC परफॉर्म्स फॉर रेलवे डिपार्टमेंट। तो पहला आता है I फॉर इंटरफेस, R फॉर रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट। यस नो, तो इंटरफेस मतलब कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यहाँ पे जो याद रखना है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। रिलायबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए कि कितना भी आप काम कर लो सिस्टम में, सिस्टम शुड नॉट बी अफेक्टेड, मतलब इट विल हैव व्हाट एबिलिटी टू रिमेन व्हाट अनकरप्टेड। कंट्रोल रिक्वायरमेंट बॉस, कौन से कंट्रोल रिक्वायरमेंट लगाने पड़ेंगे, आईडी पासवर्ड वगैरह मैंने बताया था। देन इसके बाद C फॉर था कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया बॉस कंडीशंस, तो मैंने बताया था जेंडर शुड बी इधर मेल और female, yes or no, date should not be more than 31, its format should be DD, MM, YY। तो कंस्ट्रेंट हमको देना पड़ेगा, मतलब जिस तरीके से डेटा एक्सेप्ट करना है सिस्टम को ना। इसके बाद परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब टाइम से था कि विद इन द टाइम परफॉर्म होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट हमारे पास फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट, कौन कौन से ये फंक्शन डिलीवर करेगा। एंड द लास्ट में डेटा टू बी प्रोसेस्ड, इनपुट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी। तो इनपुट क्या था, अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको इनपुट फॉर्म भरना पड़ेगा। इनपुट फॉर्म के लिए था हमारे पास ट्रेन नंबर फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। 2 प्राइमरी मेथड्स, कौन से मेथड्स थे बॉस, 2 थे। नंबर 1 इज डॉक्यूमेंट को क्या करो, रिव्यू करो, एंड I फॉर इंटरव्यूज, है ना। तो डॉक्यूमेंट क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वगैरह आप यूज कर लो तो आपको पास्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड दूसरा बोलता है बॉस, अगर आप इंटरव्यू करते हो तो आपको यूजर की करंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, करंट ऑपरेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। देन इसके बाद आता है तीसरा, फ्यू एस्पेक्ट्स नीड टू बी केप्ट इनटू द माइंड। तो फ्यू एस्पेक्ट्स कौन कौन से, नंबर 1 डिफरेंट यूजर हैज डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हेंस डिफरेंट सोल्यूशन होना चाहिए। ये सोल्यूशन आएगा कब, जब आप क्या प्रोवाइड करोगे बॉस, इंटरफेस, किसके हिसाब से, यूजर की प्रोफाइल के हिसाब से। बट ये सोल्यूशन आप बनाओगे कब, जब आपका इस सोल्यूशन से मिलने वाला जो बेनिफिट है उसके कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो क्वांटिफाई द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एंड फोर्थ अदर फैक्टर्स यू हैव टू कंसीडर, मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यस और नो। एंड सिक्योरिटी का इशू आएगा, रिलायबल होना चाहिए। देन इसके बाद इंपैक्ट ऑफ द सोल्यूशन, यस नो, कितना पॉजिटिव इंपैक्ट है उसका, कितना निगेटिव इंपैक्ट है, यू हैव टू चेक। तो यहाँ पे हमारा डिलीनिएशन ऑफ स्कोप कंप्लीट हो गया। देन विल कम स्टार्ट विद फिजिबिलिटी स्टडी। फिर हमने सारे के सारे हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ गए थे, दैट इज IRCTC आया था, एक इंक्वायरी वाला आया था, इसकी हमने फिजिबिलिटी चेक की कि क्या ये सिस्टम डेवलप करना पॉसिबल है। तो वहां पे हमने टिप्स बोला था, फोस्टर इज अ लो ब्रांड, क्या बोला था हमने, फोस्टर इज अ लो ब्रांड, यस नो। F फॉर क्या था बॉस, फिनेंशियल फिजिबिलिटी, मतलब बजट की बात होगी यहाँ पे। O फॉर क्या था, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए पहला आ रहा है टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो ओके चलिए। F फॉर क्या था, फिनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब क्या था बॉस, फिनेंशियल फिजिबिलिटी ये आप देख लीजिए यहाँ पे, फिनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब प्रोहिबिटिवली कॉस्ट, मतलब फाइनेंशियली फिजिबल होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ द बजट नहीं होना चाहिए। O फॉर क्या था, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मतलब क्या हो गया बॉस, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मतलब हो गया हमारा, क्या बोल रहा है, ऑपरेशन मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यहाँ पे ascertaining the views of workers, employees, customers, suppliers about the use of computer facility, use मतलब यूजर फ्रेंडली, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, एस फॉर क्या था, शेड्यूल विद इन द टाइम आना चाहिए, यस और नो। टी फॉर क्या था, टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल मतलब क्या था बॉस, वहां पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है इश्यूज पर्टेनिंग टू व्हाट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, टेक्नोलॉजी क्या इनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, क्या ये कंपैटिबल है या नहीं है, क्या ये एक्सपेंडेबल है या नहीं है, यस नो, क्या ये गारंटी प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। ओके, ई फॉर क्या था बॉस, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट 3 तरीके से हमने कंसीडर किए थे, कौन कौन सा, डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंटेंजिबल कॉस्ट, एंड विल एनालाइज दीज कॉस्ट विद द बेनिफिट।
ओके देन इसके बाद आता है हमारे पास आर रिसोर्स फैसिलिटी। रिसोर्स मतलब यहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, एक्सपर्ट की बात करेंगे, एक्सपर्ट होगा तो फिजिबल है, नहीं है तो फिजिबल नहीं होगा सिस्टम डेवलप करना। लो मीन्स व्हाट, लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी मतलब क्या हो गया बॉस, देयर शुड नॉट बी एनी लीगल बाउंडेशन, लीगल कोई लॉ कोई कानून उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि आप ये सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब वहां पे कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आता है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब किसका, सिस्टम का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए। सिस्टम शुड हैव ऑल इनपुट्स ऑल प्रोसेस ऑल आउटपुट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। ये सुनो, तो जो भी सिस्टम की जरूरत है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। देन इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है बॉस आइडेंटिफाइंग द वाइबल ऑप्शंस। तो इतना सारा करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, दैट इज IRCTC भी पॉसिबल है बॉस, और इंक्वायरी वाला भी सिस्टम पॉसिबल है। बट हम कौन सा सिस्टम बनाएंगे, IRCTC सिस्टम बनाएंगे। तो इसने रिपोर्ट कर दिया कि बॉस IRCTC जो सिस्टम है वो बेस्ट सिस्टम है, आप उसको क्या करो, डेवलप करो। अब वो वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट भी देखेगा, आईडी पासवर्ड वगैरह जो थे सारे चीज़ें थी या नहीं थी, आपने जो SDLC फॉलो किया प्रॉपर तरीके से किया नहीं किया, आपने सारे के सारे कंट्रोल वहाँ पे लगाए नहीं लगाए, आपकी जो ऑडिट टीम है वो प्रॉपर तरीके से हाँ जी अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, सारे के सारे उसने एस्पेक्ट रिव्यू किए है या नहीं किए। तो ये जब सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो डेफिनेटली आप कहाँ पे आ जाओगे बॉस, फेज नंबर 2 पे। और फेज नंबर 2 पे आपने 4 चीज़ें की थी। क्या क्या किया था बॉस, सबसे पहला फैक्ट गैदर किया था, देन इसके बाद करंट सिस्टम को एनालाइज किया, वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन जरूरत थी वो किया, देन इसके बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट को आपने समझा, एंड देन सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो आपने एक्वायर किया। देन इसके बाद टू गैदर द इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया DIOQ, ये सुनो DIOQ की तरह आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया। तो बेसिकली आपने 4 चीज़ें यहाँ पे की थी। नंबर 1 इज DIOQ किया, देन इसके बाद एनालाइज किया प्रेजेंट सिस्टम और प्रपोज सिस्टम को, एंड देन इसके बाद आपने SRS बना दिया। तो ये यहाँ पे आ गया सारा पॉइंट। यस नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ SDLC वेयर एनी, हाँ अगर यहाँ पे कोई एरर आ गया बॉस तो वो हर जगह एरर रहेगा, इसलिए इट्स दिस फेज इज वेरी क्रूशियल फेज। नो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास SRS हो गया ना। अब हम आते हैं बॉस, पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या था, DIOQ, D फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करो, I फॉर इंटरव्यूज लो, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड Q फॉर क्वेश्चनर्स। डॉक्यूमेंटेशन पास्ट प्रॉब्लम बताएगा, इंटरव्यूज करंट प्रॉब्लम बताएगा, ऑब्जर्वेशन यू जस्ट विजिट द ब्रांच एंड वॉच आउट ऑन गोइंग एक्टिविटीज। यस नो, कैसा स्टेप कैसा प्रोसेस है ये समझना है अगर तो ऑब्जर्वेशन, एंड Q फॉर क्वेश्चनर। क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया बॉस, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यूजर की आप फीडबैक ले रहे हैं, मतलब सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने बहुत सारे यूजर को दे दिया और उनकी जो फीडबैक थी वो आपने कलेक्ट कर ली, और सिस्टम के मॉड्यूल्स डेवलप होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ फीडबैक। यस नो, देन इसके बाद हमारे पास आता है एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। व्हाट आर द एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम टिप्स हमारे पास आ रहा है बॉस, आई डिड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ होम। तो यहाँ पे देखिए, आई डिड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ होम, आई मीन्स व्हाट, एनालाइज इनपुट, डी फॉर क्या था, डेटा फाइल्स की रिव्यू करो, आई फॉर इंटरनल कंट्रोल, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फिजिकल एंड लॉजिकल सिस्टम। यस नो, देन ओवरऑल एनालिसिस मींस ओवरऑल एनालिसिस ऑफ होम, एच फॉर क्या था बॉस, एच फॉर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को रिव्यू करो, ओ फॉर आउटपुट को रिव्यू करो, एम फॉर मेथड्स, ये सुना प्रोसीजर्स एंड डेटा कम्युनिकेशन बराबर काम कर रहे या नहीं कर रहे उनको आप रिव्यू करो, बराबर है। तो जब आपने ये एनालिसिस किया तो आपको क्या मिला बॉस, एनालिसिस जब आपने ये किया तो आपको क्या मिल गया, लूप होल्स इन द प्रेजेंट सिस्टम। फिर आप क्या करोगे, प्रपोज्ड सिस्टम को आप एनालाइज करोगे और चेक करोगे कि जो लूप होल्स प्रेजेंट सिस्टम में थे वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या क्या चेक करना है यहाँ पे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस एंड वर्क वॉल्यूम, बराबर है। तो इनपुट कैसा होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ओरिजिनल सोर्स से आ जाए, मेथड कैसा होना चाहिए, जो रिलेशनशिप एक दूसरे से लिंक हो, आउटपुट कैसा होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, डेटाबेस कैसा होना, ऑनलाइन होना, वर्क वॉल्यूम कैसा होना चाहिए बॉस, पीक पीरियड के हिसाब से, मतलब पीक पीरियड में जो बर्डन आता है वो सारे के सारे बर्डन्स वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बेसिस पे जो मैंने रिमार्क्स दिया था, आपको बोला था कि जो भी आप डिजाइन करोगे वो कैसा होना चाहिए बॉस,
आउटपुट के हिसाब से इनपुट होगा, इनपुट के हिसाब से आउटपुट नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सर्वे रिपोर्ट आएगी कि हाँ भाई जो स्टीयरिंग कमेटी ने बोला था वो सिस्टम एनालिस्ट ने प्रोवाइड कर दिया, और जो सिस्टम एनालिस्ट डिमांड कर रहा है उतना पैसा स्टीयरिंग कमेटी प्रोवाइड करेगा। जब दोनों भी एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री हो जाएंगे तो बोलिए जरा फट से, क्या SRS बनेगा? यस। और SRS बनने के बाद जैसे ही दोनों कंडीशन दोनों ही एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली, और वहां पे अपना साइन करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा बॉस, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यस नो। तो इसका समरी फॉर्म क्या हो गया सर्वे रिपोर्ट का, कि दोनों भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम एनालिस्ट सर्वे रिपोर्ट किसको दे देगा, सिस्टम एनालिस्ट स्टीयरिंग कमेटी को, और स्टीयरिंग कमेटी और सिस्टम एनालिस्ट जब दोनों भी एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर giving what after signing the document, definitely that document will become what, contract, and on that basis of contract we have to develop what, we have to design the system। अच्छा, ये जो SRS हमने बनाया, SRS से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे कि अगर जब आप SRS बना रहे बॉस तो व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन। तो पहला था हमारे पास स्टेक होल्डर से आप इंटरेक्ट करो और उसकी रिक्वायरमेंट को आप समझने की कोशिश करो। दूसरा, उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करो कि कहां पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या। यस नो। बट रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए, यस नो, रिक्वायरमेंट समझने के लिए, रिक्वायरमेंट जानने के लिए आपको कुछ डेटा गैदर करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DIOQ, डकैती करनी पड़ेगी। तो वो जो रिक्वायरमेंट आए आप चेक करो, वेरीफाई करो कि वो कंप्लीट है या नहीं है, या और रिक्वायरमेंट गैदर करना है। अगर कंप्लीट है, ट्रेसेबल है, मॉडिफाइबल है, चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, तो डेफिनेटली क्या कर लो, एक्टिविटीज मॉडल। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन हम बनाएंगे, एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने के बाद हम क्या कर देंगे, सिस्टम को डॉक्यूमेंट कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है? यस। तो ये थी हमारी एक्टिविटीज। पहला क्या था, स्टेक होल्डर। सेकंड था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करो। थर्ड, एनालाइज करने के लिए डेटा को गैदर करो, डकैती करो। देन इसके बाद फोर, डकैती कर लिया। देन इसके बाद वेरीफाई करो कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है करेक्ट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है। देन इसके बाद मॉडल करो, एक्टिविटीज को ड्रॉ करो, बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ उसका, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। एंड देन उस ब्लूप्रिंट का डॉक्यूमेंट कर दो। देन इसके बाद SRS से लास्ट क्वेश्चन आता है बॉस, कंटेंट्स ऑफ SRS। कंटेंट्स क्या था बॉस, आईवा का बॉयफ्रेंड कौन है। क्या था इसका टिप्स, क्या था, आईवा का बॉयफ्रेंड कौन है। तो आई फॉर सबसे पहला जो SRS, उसके अंदर कंटेंट्स होंगे। पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या बताएगा, क्या क्या कर सकता है वो, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बराबर है क्या। टैली क्या प्रोवाइड करेगा, अकाउंटिंग डेटा। टैक्स क्या प्रोवाइड करेगा, टैक्स बेस्ड, टैक्स वाला डेटा। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दूसरा आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, बताएगा प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यस नो, डेटा फ्लो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डायलॉग बॉक्स क्या क्या होंगे, वैलिडेशन क्राइटेरिया, कौन कौन से टेस्ट हमने कंडक्ट किए। ए फॉर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब कौन कौन से टूल्स यूज हुए सिस्टम को डेवलप करने के लिए। देन बिहेवियर कैसा होगा सिस्टम का। एंड द लास्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बर्ड्स आई व्यू पे, यस ना। तो सबसे पहले कौन कौन से फेज थे बॉस, सबसे पहला था हमारे पास 6 फेजेस थे। तो 6 फेजेस में पहला ही क्वेश्चन था आपका डिलीनिएशन ऑफ स्कोप, बाकी सारे पॉइंट थे। तो कौन कौन सा पॉइंट था वहाँ पे, तो जितने भी पॉइंट थे हमने वो याद कर लिए। और तो टोटल 6 पॉइंट है और उसमें से एक ही क्वेश्चन था दैट इज डिलीनिएशन ऑफ स्कोप, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाकी आप यहाँ से पूरा पॉइंट याद कर लेना। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में टोटल 6 पॉइंट्स है, ये यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो 6 पॉइंट कौन कौन से थे, प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट था, देन इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, डिलीनिएशन ऑफ स्कोप, फिजिबिलिटी स्टडी एंड रिपोर्टिंग। तो डिलीनिएशन ऑफ स्कोप में 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर था। मेथड्स, 2 मेथड्स है, फ्यू एस्पेक्ट्स फॉर इलिसिटिंग द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, यस नो। और इसके बाद हमने किया था फिजिबिलिटी स्टडी, तो ये फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे हमने कवर कर लिया, यस नो। इसके बाद आगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यहाँ पे हमने 4 चीजें की थी बॉस। नंबर 1 इज फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक था, दूसरा था प्री प्रेजेंट सिस्टम का एनालिसिस, प्रपोज्ड सिस्टम का एनालिसिस, एंड देन SRS में 2 चीजें हमने पढ़ ली, एक तो उसका कंटेंट और दूसरा एक्टिविटीज। वहाँ पे आप एक्टिविटीज, यस ये एक्टिविटीज ही रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके मॉड्यूल्स में ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है, बट
एक बार क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में उनने पूछा था व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ द एसआरए। तो दोनों भी आप दिमाग में रख लेना, ऑब्जेक्टिव चूंकि मॉड्यूल्स में दिया हुआ है और एक बार क्वेश्चन में आया था, वो हम आपको दिखाएंगे जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे। वहां पे एक्टिविटीज उन्होंने पूछा, एक्टिविटीज में ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ये वाला पॉइंट इन्हें कवर किया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकता है और एक्टिविटीज भी पूछ सकता है ना। यहां तक हमारा जो हमने अभी तक कंप्लीट किया, तो हमने जो पोर्शन कंप्लीट कर लिया बॉस, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया और ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। बेसिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और फेस के हमने ये जो 2 पॉइंट्स है ये वाला एरिया हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिस्टम डिज़ाइन से। ठीक है, तो आप यूं ही लेक्चर आप देखते रहिए और लेक्चर के मजे लेते रहिए। तब तक इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं हम सिस्टम डिज़ाइन के साथ। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ओके, चलिए आज हमारा जो सेशन है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिवीजन सेशन, है ना। चैप्टर नंबर 5 का जो हमने आज तक पढ़ लिया है और चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था बॉस कि 3 चीज़ें हमने कवर की थी। एक तो बेसिक क्वेश्चंस था, दूसरा हमारा अप्रोचेस और तीसरा फेजेस। इसमें से हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए बॉस और दूसरा हमने फेज़ कंप्लीट कर लिया और एसडीएलसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो कवर कर लिए। सिर्फ हमारे पास अप्रोच बचा हुआ है जो हमें कवर करना है। ठीक है, तो आज जो हमें रिवाइज करना है, हमें पूरा का पूरा रिवाइज करना है अपार्ट फ्रॉम दिस। ये जो आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अप्रोच। बाकी हमने सारी की सारी चीज़ें आज तक के डेट पे कवर कर ली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। यस नो ना बॉस, पहला आता है हमारे पास एसडीएलसी। एसडीएलसी क्या था बॉस, एकदम फटाफट से रिवाइज करेंगे। एसडीएलसी मींस व्हाट, सेट ऑफ एक्टिविटीज, यस नो, सेट ऑफ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू व्हाट, डिजाइन द डेवलप द सिस्टम। इट इंक्लूड्स व्हाट, क्या क्या प्रोसेस था? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, थर्ड इज सिस्टम डिजाइन, फोर्थ इज सिस्टम डेवलपमेंट, फिफ्थ इज सिस्टम टेस्टिंग, सिक्स्थ इज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सेवेंथ इज PIR एंड मेंटेनेंस। ये हमारे पास रहा SDLC। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं बॉस? फॉलो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, यस नो, देन इसके बाद यूजेस द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस वन। काफ़ी सारे हमारे पास फेज थे। देन एसडीएलसी को क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? यस, तब तक एसडीएलसी कंप्लीट नहीं होगा। देन इसके बाद IAS ऑडिटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और 3 तरीके की ऑडिट करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्री इंप्लीमेंटेशन, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड जनरल ऑडिट। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, एडवांटेज टू IAS ऑडिटर ऑडिटर्स। देन दूसरा था एडवांटेज ऑफ SDLC, एडवांटेजेस ऑफ SDLC टू IAS ऑडिटर, रिस्क विद SDLC एंड ऑडिटर्स रोल इन SDLC। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास एडवांटेज। एडवांटेज क्या था बॉस? BCDS। अगर आपको याद आ जाए, मैंने बोला था BCDS। BCDS मतलब क्या था बॉस? बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग था। यस और नो, ये हमारा फेज पूरा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ SDLC, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज BCDS। B फॉर क्या था बॉस? बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोल। C फॉर क्या था? कंप्लायंस। थर्ड था हमारे पास D, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, यस नो, एंड S फॉर क्या था? साइन ऑफ एंड रिव्यू। एडवांटेज ऑफ IAS ऑडिटर की अगर बात करें तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं बॉस। कौन कौन से? सबसे पहला था हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। दूसरा हमारे पास स्टेट इन हिज रिपोर्ट, रिपोर्ट में पूरा का पूरा हम डाल सकते हैं कि कितना इनने कंप्लायंस किया है। थर्ड, ये गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा। एंड फोर्थ इज इवेल्युएशन ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। रिस्क था हमारे पास सिनोरिटा, याद आ रहा है आपको? यस, सिनोरिटा, CINO, यस नो, CINO, सिनोरिटा, यस और नो। ओके, सिनो मतलब क्या था? C फॉर क्या था बॉस? कंबरसम एंड बोरिंग था, यस नो। देन जो प्रोडक्ट होता है वो विजिबल नहीं होता है, नो, दैट इज RI मींस रिजिडिटी एंड TA मींस सुटेबिलिटी, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड प्रोडक्ट। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रिस्क, हमारे पास कंप्लीट होता है, यस और नो। देन इसके बाद आता है हमारे पास ऑडिटर्स रोल। ऑडिटर्स रोल हम इसके बात करेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, इसको आप लिंक कर लीजिए, वाई ऑर्गेनाइजेशन फेल के बाद हम IAS ऑडिटर पे आएंगे। नाउ हमारे पास यहाँ पे SDLC कंप्लीट होता है। नाउ वेलकम टू व्हाट? बेसिक क्वेश्चंस, यस नो। बेसिक क्वेश्चंस में क्या हमने कवर किया बॉस? बेसिक क्वेश्चंस में हमने कवर किया, यस, पहला आता है हमारे पास SDLC टीम। नाउ SDLC टीम पे हम पहला कवर कर रहे हैं।
सबसे पहला था हमारे पास स्टीयरिंग कमिटी, देन इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, देन इसके बाद हमारे पास था प्रोजेक्ट लीडर, देन इसके बाद था हमारे पास मॉड्यूल लीडर, देन इसके बाद हमारे पास था मॉड्यूल लीडर के बाद सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट के बाद आएगा सिस्टम डिजाइनर दैट इज डेवलपर, देन इसके बाद डोमेन एक्सपर्ट दैट इज यस और नो, देन डोमेन एक्सपर्ट के बाद हमारे पास आ रहा था बॉस, डोमेन एक्सपर्ट के बाद यस कम ऑन टेस्टर, टेस्टर के बाद डोमेन एक्सपर्ट सॉरी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद टेस्टर, टेस्टर के बाद डोमेन एक्सपर्ट एंड डोमेन एक्सपर्ट के बाद आईएएस ऑडिटर। अगर आप यहां पे आप देखेंगे यस और नो, ये रहा हमारे पास सबसे ऊपर था हमारे पास स्टीयरिंग कमिटी, यस नो, सेकंड था हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर, थर्ड थी हमारे पास प्रोजेक्ट लीडर, उसके नीचे था मॉड्यूल लीडर, देन इसके बाद मॉड्यूल लीडर के बाद आया था हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट यूजर के पास जाता था, यूजर के बाद वो डेवलपर के पास, डेवलपर के पास हमारे पास डीबीए, डीबीए के बाद हमारे पास आता था क्वालिटी एश्योरेंस, देन उसका टेस्टर, देन उसका डोमेन एक्सपर्ट एंड देन आईएएस ऑडिटर। इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन था दैट इज रोल ऑफ अकाउंटेंट, यहीं पे आप लिंक कर लेंगे बॉस, रोल ऑफ अकाउंटेंट, रोल ऑफ अकाउंटेंट की बात यहीं पे एसडीएलसी टीम के साथ चल रही थी। रोल ऑफ अकाउंटेंट कौन था बॉस? आलिया भट्ट हमने एग्जांपल पे दिखाया था, यस नो, इसका काम क्या था बॉस? रिकॉर्ड करना। क्या क्या रिकॉर्ड करना था? एक्सपेंडिचर, देन बेनिफिट एंड देन रिसोर्सेज जो भी हमने यूज किए थे उसके लिए इसको स्किल्स चाहिए था, किसका? अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, देन इसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए था एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे होने चाहिए थे, यस और नो? यस। देन इसके बाद ये तीन काम कर सकती थी। नंबर वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यस और नो, ROI, यस नो, ROI चेक करने के लिए इसको दो चीजें चाहिए थी, एक तो कॉस्ट चाहिए था और दूसरा बेनिफिट। कॉस्ट में इसको तीन चीजें चाहिए थी, नंबर 1 2 3। नंबर वन इज डेवलपमेंट कॉस्ट, दैट इज अप टू द स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम कौन से कॉस्ट इनकर कर सकते थे। इंटेंजिबल कॉस्ट, एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो गया, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई, इफिशियंसी रिड्यूस हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। If the benefit is more than the cost, then only we have to select the system that is done by cost benefit analysis. And third था हमारे पास skills expected from the accountant. ना इसके बाद आता है बिजनेस प्रोसेस डिजाइन, ये रहा हमारे पास बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। ना बिजनेस प्रोसेस डिजाइन में ये क्या बोल रहा है बॉस? बिजनेस प्रोसेस डिजाइन में ये बोल रहा था कि आप बिजनेस के प्रोसेस को कैसे डिजाइन करोगे। तो मैं सिंपल से बोला, पहला एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, सेकंड प्रपोज्ड प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो। अगर प्रपोज्ड प्रोसेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसको इंप्लीमेंट कर दो। तो तीन यहाँ पे आ गए, प्रेजेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोज्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे हमने क्या चेक किया था बॉस? लूप होल्स, शॉर्ट कमिंग्स जुड़ा था, वो शॉर्ट कमिंग्स यहाँ पे नहीं आने चाहिए, यूजर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड अगर सेटिस्फाई हो रही है यस नो, तो आप क्या कर दो? इंप्लीमेंट कर दो। देन इसके बाद हमारे पास आया था सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में हमने क्या क्या कवर किया बॉस? सबसे पहले हमने अगर डायग्राम देखें, ये रहा डायग्राम, यस नो। तो पहले हमने बनाया था प्रोजेक्ट प्लान, यस नो, ट्रेनिंग प्लान बनाया, किसको ट्रेनिंग देना है, कौन ट्रेनिंग देगा, किस टाइम पे ट्रेनिंग देगा। फिर प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का स्टार्ट पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, बराबर। देन दिस प्रोसेस डिवाइड इनटू एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटीज का क्या होगा बॉस? डिलीवरेबल्स होगा, यस नो। यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल पॉइंट लगा देगा और जैसे ही मैनेजमेंट कंट्रोल पॉइंट लगाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको प्रॉपर मिल जाएगी और उसका कंट्रोल मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे क्या होगी? इसकी टेस्टिंग होगी। कौन आएगा? उमा आएगी, क्या देगी? अप्रूवल देगी। अप्रूवल देने के बाद, हाँ जी, अप्रूवल देने के बाद क्या सिस्टम को हम इंप्लीमेंट कर देंगे? यस, सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया। इंप्लीमेंट होने के बाद क्या इसको जल्दी बोलिए फाट से PIR की जरूरत पड़ेगी? यस, बट उसके लिए क्या चाहिए होगा? FPCC, दैट इज फॉर्मल प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। मैंने आपको बताया था परमिशन लेना पड़ेगा एंड देन आप इसको क्या कर सकते हो बॉस? PIR कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमारी कवर होती है। देन इसके बाद हमने क्वेश्चन कवर किया, रिसेंटली कवर किया, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन फेल टू अचीव सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। अब याद कर लीजिए इसको, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन फेल। तो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया था, याद आ रहा है? क्या था डायग्राम? क्या था बॉस? ऊपर था सिस्टम, नीचे उसके टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, तीसरा था हमारे पास स्टाफ एंड फोर्थ इज व्हाट कॉल्ड एज यूजर। ये चार चीजें हमने कवर की थी यहाँ पे, ये रहा, यस नो। सिस्टम में पहला पॉइंट हमने जो कवर किया था बॉस सिस्टम के लिए, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो सिस्टम जो है उसकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी।
अगर आप स्टैंडर्ड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो कॉस्ट, जो आपका प्रोजेक्ट है बॉस, वो ओवर टाइम और ओवर कॉस्ट हो जाएगा। तीसरा था न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप बार बार नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे बॉस तो इट मेक्स व्हाट यूजर वेरी मच अनफेमिलियर विद द सिस्टम। देन इसके बाद टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा बॉस तो आपको पैसा नहीं आएगा, तो इनसफिशिएंट फंड रहेगा वहां पे, तो आप सिस्टम डेवलप का जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हो पाएगा। स्टाफ के केस में मैंने बताया था अंडर ट्रेन्ड और ओवरवर्कड स्टाफ। अगर आपको स्टाफ को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करोगे या बहुत ज्यादा आप बर्डन प्रोवाइड करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूजर से रिलेटेड 4 पॉइंट हमने किए थे। सबसे पहला आएगा रेजिस्टेंस टू चेंज, वो चेंज होने नहीं देता है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग द जॉब, फियर ऑफ लूजिंग द वैल्यू, फियर ऑफ लूजिंग द जॉब लॉस हो सकता है, या उसकी अकाउंटेबिलिटी लॉस हो सकती है, या तो उसका वैल्यू लॉस हो सकता है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज आ गया। अगर चलिए मान लीजिए यहां पे प्रॉब्लम है तो दूसरा आता था लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन। यूजर पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा बॉस तो यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। तीसरा, अगर चलिए पार्टिसिपेट भी कर रहा है तो तीसरा था शिफ्टिंग यूजर नीड्स। याद आ रहा है, यूजर की नीड अगर बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज होगी तो कभी भी सिस्टम पूरे की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आता था बॉस आपका अंडर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इनएडिक्वेट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। तो अगर आप यूजर को प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सिस्टम को टेस्ट नहीं करोगे तो जो उसका आउटपुट है वो खराब हो सकता है और जो यूजर होगा वो कभी भी सिस्टम को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगा। यस नो, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये पॉइंट कवर किया था। दैट इज सबसे पहला सिस्टम के लिए क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक। सेकंड था लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी डेवलपमेंट। थर्ड इज व्हाट कॉल्ड एज न्यू टेक्नोलॉजी। फोर्थ हम आ गए टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिफ्थ स्टाफ पे तो अंडर ट्रेन्ड और ओवरवर्कड स्टाफ। एंड लास्ट पॉइंट था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज यूजर से रिलेटेड 4 पॉइंट हमारे पास कौन कौन सा, रेजिस्टेंस टू चेंज। सेकंड था हमारे पास लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन, शिफ्टिंग यूजर नीड्स, इफ नॉट देन इनएडिक्वेट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। देन इसके बाद हमारे पास आता था आईएएस ऑडिटर्स का रोल। ये सुनो, यहां पे हमने कवर किया था, तो ये वाला जो पॉइंट है हम इसके साथ लिंक करेंगे बॉस, ठीक है। तो ऑडिटर्स रोल इन एसडीएलसी, यहां पे हमने 2 चीजें कवर की थी, एक तो था ये और दूसरा था बॉस कंट्रोल कंसीडरेशन। यहां पे क्या था बॉस, कंट्रोल कंसीडरेशन। तो कंट्रोल कंसीडरेशन क्या हो गया बॉस, जल्दी बता दीजिए फ्रैट से। सबसे पहला था कंट्रोल कंसीडरेशन के लिए सबसे पहला हमारे पास आता है बॉस पॉलिसी। सेकंड आता है हमारे पास एसडीएलसी टीम होनी चाहिए, ये रहा। तीसरा हमारे पास स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स के बाद उसको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करो इनको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें थी, तो स्टैंडर्ड फॉलो करना है और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, तो कोड हमारा जो होगा सिक्योर्ड हो जाएगा। फिर टेस्ट करनी है तो सेपरेट टेस्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। देन इसके बाद उमा का अप्रूवल आएगा यहाँ पे, और प्रोग्रेस, तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट का जो अप्रूवल है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, बराबर है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है ऑडिट ट्रेल एंड वर्जन कंट्रोल, है ना, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वर्जन कंट्रोल। ऑडिटर्स का रोल 3 था बॉस, अगर आपको याद आए तो। पहला जो रोल था दैट इज EEE ऑफ पीएम, अगर आप याद रख सकें, EEE ऑफ पीएम मतलब क्या था, इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर देखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा बॉस, ऑडिट करना पड़ेगा। दूसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट, मैं इसको शॉर्टकट में नाम देता हूं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कितना हुआ है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर देखना कि बॉस सिस्टम कितना डेवलप हुआ है तो डेफिनेटली उसे ऑडिट करना पड़ेगा। एंड तीसरा कंट्रोल की इफिशियंसी चेक करनी है, इफेक्टिवनेस चेक करना है, बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे चेक करना पड़ेगा। अगर इसको देखना है तो मीटिंग अटेंड करेगा एंड इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेगा, बताओ बॉस कि आप प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से विद इन द कॉस्ट, विद इन टाइम मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करना है बॉस तो डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, ये रहा। एंड तीसरा अगर उसे कंट्रोल चेक करना है बॉस तो स्टैंडर्ड चेक करेगा, यस नो। स्टैंडर्ड चेक करने के बाद उसने अपना रेटिंग दे देना कि भाई किस लेवल पे आपका सिस्टम रहेगा, एंड डेफिनेटली वो अपना ओपिनियन दे देगा कि सिस्टम बराबर तरीके से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, कंप्लायंस बराबर तरीके से है या नहीं है, यस और नो, यस। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक क्वेश्चंस जो भी थे बॉस सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो एसडीएलसी से रिलेटेड एडवांटेज टू आईएएस ऑडिटर, रिस्क विद एसडीएलसी, देन इसके बाद एसडीएलसी टीम, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन फेल टू अचीव सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, एंड देन इसके बाद ऑडिटर्स रोल इन एसडीएलसी एंड कंट्रोल कंसीडरेशन कवर हो गया। नाउ विल शिफ्ट टू व्हाट फेजेस।
अब यहाँ पे फेजेस पे आते हैं। तो फेजेस हमारे पास मैंने पहले ही बताया, पहला था हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड था हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस, थर्ड इज सिस्टम डिजाइन, फोर्थ इज सिस्टम डेवलपमेंट, फिफ्थ इज, हाँ जी, उसी से कंटिन्यूएशन पे हमें आएगा दैट इज सिस्टम एक्विजिशन, देन इसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, देन इसके बाद सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। सिस्टम जब आपने इंप्लीमेंट कर दिया था बॉस, यस नो, वहीं पे आपने सिस्टम को इवैल्यूएट किया था। एक क्वेश्चन याद आ रहा है डीओ का, तो ये यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन कवर हो गया। देन इसके बाद सिस्टम मेंटेनेंस किया था, पीआईआर किया था, यस नो, एंड ऑपरेशनल मैनुअल, ये सारी चीजें हमने कवर की थी, यस नो। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से। तो यहाँ पे हम फेस पे आगे बॉस, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, आप एकदम लिंकिंग पे हैं बॉस, पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस हमने प्रोवाइड किया हुआ है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, नाउ व्हाट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है, जहां पे यूजर रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये आप डायग्राम याद रखेंगे। मैंने क्या बोला, यहां पे कौन था बॉस, यूजर थी, यूजर ने फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा, या सुनो किसको, स्टीयरिंग कमिटी को, इसने अपॉइंट कर दिया किसको बॉस, सिस्टम एनालिस्ट को, उसने ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया बॉस, विजिट किया, और उसने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए, सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया, बाउंड्रीज बनाया, यस नो, एंड देन यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी करके, यस नो, क्या कर दिया उसने, रिपोर्ट कर दिया। तो पहला वाला पॉइंट, यस नो, सेकंड पॉइंट ये आ गया आपका, थर्ड पॉइंट ये आ गया, फोर्थ पॉइंट बाउंड्री, फिफ्थ पॉइंट इज फिजिबिलिटी स्टडी, एंड बाउंड्री से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास कवर है। तो अगर हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में, ये आ गया बॉस हमारे पास, प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं, यस नो, देन डिलिनिएशन ऑफ स्कोप, फिजिबिलिटी स्टडी एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स टू मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया कि यहाँ पे क्या है बॉस, यूजर फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजती है स्टीयरिंग कमिटी को, ये अपॉइंट करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन विजिट करेगा, यहाँ पे ये पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, समराइज्ड होना चाहिए, और सारे प्रॉब्लम्स वो डिटेल में डिस्कस करेगी। ऑब्जेक्टिव, इट शुड फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स, तो ऑल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वो आप प्रोवाइड कर दो। देन इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करोगे बॉस, ये क्या बताएगा, हद, मैंने बोला था यहाँ पे कौन सा सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो कौन सा सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है ये जानने के लिए पहला क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट आर द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यस और नो। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, व्हाट आर द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, वहां पे हमने टिप्स आपको बोला था बॉस। टिप्स मैंने क्या बोला था, IRCTC डिपार्टमेंट, IRCTC परफॉर्म्स फॉर रेलवे डिपार्टमेंट, है ना। I फॉर इंटरफेस था, R फॉर रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, C फॉर कंस्ट्रेंट, C फॉर कंट्रोल रिक्वायरमेंट, performs means performance requirement, railway means functional requirement, department means data to be processed. I repeat, I for क्या था बॉस, इंटरफेस कौन कौन से चाहिए, इंटरफेस मतलब मीन्स टू कम्युनिकेशन, आर फॉर रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, रिलायबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सी फॉर क्या था, कंस्ट्रेंट, कौन कौन से कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करेंगे, जेंडर शुड नॉट बी मोर देन मेल एंड फीमेल। देन इसके बाद परफॉर्मेंस मींस परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट विद इन द टाइम होना चाहिए। रेलवे मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या फंक्शंस उसमें, नंबर ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व इन द सिस्टम। डिपार्टमेंट, व्हाट आर द डेटा रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस, तो ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर, ये सारी चीजें आनी चाहिए। यस नो, ये चेक करने के लिए सेकंड था हमारे पास 2 मेथड्स टू एनालाइज द स्कोप, नंबर 1 डी, नंबर 2 आई। डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करो, दैट इज वहां पे डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से बेटा, एक तो ऑपरेशनल प्रोसीजर था डॉक्यूमेंट, और दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और अगर ये आप डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करोगे तो आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप इंटरव्यू लोगे तो आपको यूजर्स की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, है ना। तो जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं बॉस, तो फ्यू एस्पेक्ट्स ड्यूरिंग सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो लॉजिकल पॉइंट्स मैंने आपको वहां पे बताए थे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स थे। पहला था क्या दिमाग में रखना है कि बहुत सारे यूजर होंगे, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, वी हैव टू प्रोवाइड व्हाट डिफरेंट सॉल्यूशंस। सेकंड पॉइंट था जब अलग अलग यूजर्स है तो उनकी अलग अलग प्रोफाइल्स के हिसाब से क्या बनाएंगे, हम यूजर इंटरफेस बनाएंगे, यूजर इंटरफेस के थ्रू डिजाइन यूजर इंटरफेस अकॉर्डिंग टू द यूजर्स प्रोफाइल। तीसरा क्या करेंगे बॉस, इकोनॉमिक इंपैक्ट, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना। इफ द बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट देन ओनली वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। इसके बाद अदर फैक्टर्स में उसकी रिलायबिलिटी, उसकी यूजर फ्रेंडलीनेस, उसका सिक्योरिटी, उसका डेटा मैनेजमेंट, ये सारी चीजें चेक करेंगे, एंड लास्ट में इंपैक्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारे पास ये देखिए आ गया,
ये रहा, डिफरेंट यूजर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट सॉल्यूशंस, अप्रोप्रिएट यूजर इंटरफेस अकॉर्डिंग टू ईच यूजर्स प्रोफाइल। तीसरा हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें बॉस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फोर्थ जो हमारे पास आ रहा है दैट इज अदर फैक्टर्स में हमने सिक्योरिटी, यूजर मैनेजमेंट, सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है इंपैक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आपको समझना पड़ेगा। देन इसके बाद हमारा जैसे ये बाउंड्री खत्म होता है, नाउ विल टर्न टू व्हाट, फिजिबिलिटी स्टडी। और यहाँ पे हमने टिप्स बोला था फोस्टर इज अ लो ब्रांड, क्या बोला था यहाँ पे, फोस्टर इज अ लो ब्रांड। तो फोस्टर इज अ लो ब्रांड क्या हो गया बॉस, जल्दी बोलिए फर्स्ट। एफ फॉर फिनेंशियल फिजिबिलिटी, ओ फॉर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, एस फॉर शेड्यूल्ड फिजिबिलिटी, टी फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी, ई फॉर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, आर फॉर रिसोर्स फिजिबिलिटी, लो फॉर लीगल फिजिबिलिटी। ब्रांड मीन्स बिहेवियर फिजिबिलिटी। फिर से आई रिपीट, F for financial feasibility, O for operational feasibility, S for scheduled feasibility, T for technical feasibility, E for economical feasibility, R for resource feasibility, LO for legal feasibility, brand means behavior feasibility। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद यहाँ पे एक हमारे पास अमेंडमेंट्स हुआ था टेक्निकल फिजिबिलिटी से रिलेटेड। टेक्निकल में क्या था बॉस, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फिजिबिलिटी। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन फिजिबिलिटी से है, पहला था बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा क्या बोला था मैंने, जो भी प्रपोज सिस्टम है इट शुड रेक्टिफाई द सिचुएशन विदाउट मॉडिफिकेशन। तीसरा टाइम फ्रेम विद इन द टाइम सारे सोल्यूशन प्रोवाइड होने चाहिए। फोर्थ हमारे पास बेनिफिट कॉस्ट हम एनालिसिस करेंगे। एंड लास्ट में क्या बोलता है, वेंडर्स प्रोडक्ट ऑफर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। तो जो भी हमने सोल्यूशन एक्सपेक्ट किया, वेंडर्स का जो सोल्यूशन है वो प्रोडक्ट है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो 5 चीजें यहाँ पे थी। सबसे पहले सोल्यूशन किसके हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से। दूसरा क्या बोलता है, ये मेजर मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तीसरा था बॉस टाइम फ्रेम विद इन द टाइम सिस्टम क्या होना चाहिए, सोल्यूशन डेवलप होना चाहिए। फोर्थ बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करना है। एंड लास्ट पॉइंट वेंडर्स प्रोडक्ट मस्ट प्रोवाइड ऑल सॉल्यूशन एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। बराबर है। तो पहला पॉइंट स्ट्रेटजी के हिसाब से, सेकंड पॉइंट नो मॉडिफिकेशन, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा बोलता है टाइम फ्रेम, फोर्थ बोलता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होना, एंड फिफ्थ इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोवाइड्स व्हाट ऑल सॉल्यूशन। देन इसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, याद आ रहा है। टेक्नोलॉजी, जब आप टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी चेक करें तो यू हैव टू चेक वेदर द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरा क्या बोलता है, प्रपोज्ड इक्विपमेंट है व्हाट, टेक्निकल स्टोरेज कैपेसिटी मैंने बोला था। तीसरा कंपैटिबल होना चाहिए। फोर्थ एक्सपेंडेबल होना चाहिए एंड गारंटी होना चाहिए। क्या क्या बोला, एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज शुड बी एग्जिस्टेड इन द मार्केट। सेकंड जो बोल रहा था स्टोरेज स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होना चाहिए वहां पे। तीसरा कंपैटिबल, फोर्थ एक्सपेंडेबल, फिफ्थ इज गारंटी। पहला एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सेकंड स्टोरेज कैपेसिटी, तीसरा कंपैटिबिलिटी, फोर्थ इज एक्सपेंडेबल, फिफ्थ इज गारंटी। पहला एग्जिस्टेंस, सेकंड इज स्टोरेज, थर्ड इज कंपैटिबल, फोर्थ इज एक्सपेंडेबल एंड फिफ्थ इज गारंटी। नाउ इसके बाद ये आपको एग्जांपल्स दिया था। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है बॉस यस इंटरनल कंट्रोल की जो हमने एस्पेक्ट कवर किया था। तो यहाँ पे हमने बोला था जो जो कंट्रोल चाहिए वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव व्हाट, टीम टू कंडक्ट द सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है बॉस सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फेज नंबर 2। जैसे उनने रिपोर्ट वगैरह कर दिया यस नो, तो रिपोर्ट के बाद जो सिस्टम एनालिस्ट था उसने रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था। यस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में उसने 4 चीजें की थी। क्या क्या, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा किससे, यूजर से, टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायरमेंट्स इनटू द सिस्टम। दूसरा एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम टू फाइंड आउट द लूपहोल्स। थर्ड analysis of proposed system to check whether those loopholes which were available in the existing system should not be available in the proposed system, and after ensuring that he has to develop what SRS system review specification। तो पहला आता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए क्या था उसके पास, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डकैती। डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन, यस नो, तो कौन कौन से कलेक्शन करेगा, इनपुट से रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, प्रोसीजर से रिलेटेड। दूसरा था इंटरव्यूज, यहां पे क्या करते हैं बॉस, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल यूजर्स टू अंडरस्टैंड देयर करंट प्रॉब्लम्स। तीसरा था ऑब्जर्वेशन, ही जस्ट सिंपली विजिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरस्टैंड द ऑनगोइंग सिचुएशन। फोर्थ इज क्वेश्चनियर टू ऑब्टेन द फीडबैक ऑन द मेजॉरिटी बेसिस ऑन द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस।
नो, एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, यहां पे मैंने टिप्स आपको बोला था बॉस, क्या बोला था मैंने यहां पे, आई डिड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ होम, क्या बोला था मैंने, आई डिड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ होम, यस नो। आई फॉर क्या था बॉस, इनपुट एनालिसिस, डी फॉर क्या था, डेटा फाइल्स को रिव्यू करना है, आई फॉर इंटरनल कंट्रोल, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फिजिकल एंड लॉजिकल सिस्टम, यस नो, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, एच फॉर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ओ फॉर आउटपुट, एम फॉर मेथड्स प्रोसेसिंग एंड डेटा कम्युनिकेशन, यस नो। तो जब भी आप एनालाइज कर रहे हो किसको, इनपुट एग्जिस्टिंग सिस्टम को, तो क्या क्या चेक करना है बॉस, आई डिड ओवरऑल एनालिसिस ऑफ होम, यस नो, आई फॉर इनपुट एनालिसिस, डी फॉर रिव्यू डेटा फाइल्स मेंटेन्ड, I for analyze internal control, D for documentation of existing physical and logical system, yes or no. Then overall analysis means overall analysis of system, H for historical aspects of system, O for analyze output, M for methods processing and data communication, बराबर है। ये हमने क्यों किया, टू आइडेंटिफाई द लूप होल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम। प्रपोज सिस्टम का एनालाइज क्यों कर रहे हैं बॉस, कि जो लूप होल्स आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द प्रपोज्ड सिस्टम, यस नो। तो क्या क्या चेक करना था यहाँ पे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस एंड वर्कलोड। इनपुट कैसा होना चाहिए बॉस, ऑटोमेटिक। प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे। डेटा आउटपुट कैसा होना चाहिए बॉस, आउटपुट जो था दैट इज रियल टाइम आउटपुट होना चाहिए। देन इसके बाद जो डेटाबेस था वो ऑनलाइन रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए। एंड वर्कलोड किसके हिसाब से होना चाहिए बॉस, ट्रू कैपेबिलिटी के हिसाब से, एक्चुअल प्रोसेसिंग के हिसाब से, एक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं चाहिए, इसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका वर्कलोड हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले बताइए मेरे को, आउटपुट के हिसाब से इनपुट बनेगा बॉस या इनपुट के हिसाब से आउटपुट आएगा, आउटपुट पहले फिर उसके हिसाब से हम इनपुट डिजाइन करेंगे। जैसे हमारा प्रपोज सिस्टम बनता है बॉस, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट आएगा, दोनों भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक दूसरे के एक्सेप्ट कर लेंगे और दोनों भी डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे। एंड एज सून एज द डॉक्यूमेंट इज साइन इट विल बिकम व्हाट, सिस्टम रिव्यू स्पेसिफिकेशन, एंड दैट विल बिकम व्हाट, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से एसआरएस से रिलेटेड दो क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसआरएस, और दूसरा क्या था वाज कंटेंट्स ऑफ एसआरएस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज जो परफॉर्म करना था वो, सबसे पहले आप कहां पे जाइए, स्टेक ओनर के पास, उसकी सारी की सारी आइडेंटिफाई करिए क्या रिक्वायरमेंट। दूसरा, उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए, डेटा गैदर करो, वेरीफाई करो कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इनएम्बिगस है या नहीं। अगर है, सारी चीजें कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है, तो फिर क्या करो, मॉडल एक्टिविटीज, मतलब यहां पे क्या बना दो, ब्लूप्रिंट बना दो। और ब्लूप्रिंट अगर बराबर है बॉस तो उसको क्या कर दो, डॉक्यूमेंट कर दो। सिंपल सा था। तो पहला क्या करना है, स्टेक ओनर के पास जाइए, उसके रिक्वायरमेंट को एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के लिए आप डेटा गैदर कीजिए, दैट इज कॉल्ड एज DIOQ। देन इसके बाद वेरीफाई कीजिए कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट है या नहीं है। देन उसको मॉडल एक्टिविटीज को मॉडल कीजिए, यस नो, दैट इज ब्लूप्रिंट बनाइए। एंड देन लास्ट में उसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए। नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ SRS। इसका टिप्स था बॉस, आईवा का बॉयफ्रेंड कौन है, आईवा का बॉयफ्रेंड कौन है, बताइए जरा फट से कौन था। I for boss, I for introduction, I for information description, V for validity validation criteria, A for appendix, yes no, and then last में क्या था, boy means behavioral description and a friend means था functional description। तो एक बार फिर से बोलेंगे, आईवा का बॉयफ्रेंड कौन है, that is not called as contents of SRS, yes no। I for इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव। मैंने बताया था टैक्स का ऑब्जेक्टिव
टैक्स बेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, टैक्स इंफॉर्मेशन, टैली का ऑब्जेक्टिव था काउंटिंग इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, वहां पे प्रॉब्लम, उसका डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्लो सब कुछ बताना है। वी फॉर वैलिडेशन क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे। अपेंडिक्स का मतलब क्या था बॉस, कौन कौन से टूल्स यूज होंगे। बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन, कैसा यूजर फ्रेंडली होगा या नहीं होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। एंड लास्ट में फ्रेंड मतलब फंक्शन, कौन कौन से फंक्शंस वहां पे होने चाहिए। इसके साथ हमारा यहाँ पे SRS कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पे हम आएंगे अब बॉस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सिस्टम डिजाइन, यस और नो। तो यहां पे हम बर्ड्स आई व्यू देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास डिलीनिएशन ऑफ स्कोप, यस और नो, बाकी सारा पॉइंट्स थे, तो पॉइंट्स में कोई क्वेश्चन नहीं था। दैट इज यूजर रिक्वेस्ट, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन सोल्यूशन। डिलीनिएशन पे 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मेथड्स फॉर स्कोप एंड फ्यू एस्पेक्ट्स, बराबर है क्या। देन इसके बाद हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली थी, हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ पे आगे बॉस सेकंड फेज पे, पहला हमने किया फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, देन एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, एनालिसिस ऑफ प्रपोज सिस्टम, SRS। SRS से रिलेटेड उसका कंटेंट, उसका एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव, यस और नो। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू व्हाट थर्ड फेज, दैट इज सिस्टम डिजाइन। नाउ व्हाट इज सिस्टम डिजाइन बॉस। सिस्टम डिजाइन मतलब इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इनटू द ब्लूप्रिंट, बराबर है। अच्छा, ब्लूप्रिंट किसका किसका बनाना है बॉस, सबसे पहले मैंने बताया। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम डिजाइन, तो किसका किसका ब्लूप्रिंट बनाओगे बॉस। नंबर 1 आर्किटेक्चरल डिजाइन, नंबर 2 डेटा फ्लो डिजाइन, नंबर 3 डेटा बेस डिजाइन, नंबर 4 दैट इज यूजर इंटरफेस, उसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट, एंड लास्ट दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फिजिकल डिजाइन एंड उसका इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन था, बराबर है, यस। अच्छा, आर्किटेक्चरल डिजाइन में हमने क्या बताया था बॉस, कि हमें उसके मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स और उसके रिलेशनशिप की डिजाइनिंग करनी है, बराबर है। देन इसके बाद इंफॉर्मेशन फ्लो में किसकी डिजाइन करोगे बॉस, सबसे पहले आप क्या बना दो, स्ट्रक्चर बना दो और फिर उसको लिंक कर दो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेटा फ्लो बन गया। तीसरा डेटाबेस डिजाइन, मतलब क्या चेक करना था बॉस, यहाँ पे लोकल डेटाबेस होगा या ग्लोबल डेटाबेस होगा, ऑनलाइन फाइल्स होगी या ऑफलाइन फाइल्स होगी, उसकी सिक्योरिटी की बात होगी वहां पे, या सुनो वहां पे जो आप डिजाइन करोगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फिजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। नाउ एक्टिविटीज ऑफ डेटाबेस क्या था, पहला कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, मतलब ER डायग्राम, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। फिर उसको किस पे कन्वर्ट कर देना है, डेटा मॉडल में, सो दैट इट कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग व्हाट प्रोग्राम, मतलब वो स्क्रीन में आ जाना चाहिए। थर्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर, कैसे स्टोर करना है उसे, तो स्प्लिट अप करना पड़ेगा, टेबल में है तो उसका रोज एंड कॉलम्स। एंड फोर्थ हमारे पास था बॉस फिजिकल लेआउट, मतलब CD, देन सेक्टर एंड देन उसका ट्रैक, बताया था आपको, यस। नाउ इसके बाद बॉस हमारे पास आता है डेटाबेस हो गया। नाउ यूजर इंटरफेस डिजाइन, यूजर इंटरफेस में हमने 2 डिजाइन की थी, नंबर 1 इज इनपुट फॉर्म की डिजाइन, नंबर 2 इज आउटपुट फॉर्म की डिजाइन। इनपुट फॉर्म का मतलब क्या था बॉस, फर्स्ट टाइम FM इंदौर सिटी में आया, याद आया क्या, फर्स्ट टाइम FM इंदौर सिटी में आया, यस और नो, यस। तो फर्स्ट मतलब फॉर्मेट, टाइम मतलब टाइमलीनेस, F फॉर फॉर्म, M फॉर मीडिया, इंदौर मतलब इनपुट वॉल्यूम, सिटी मतलब कंटेंट, यस नो। तो फर्स्ट टाइम FM इंदौर सिटी में आया, फर्स्ट मींस फॉर्मेट, यस नो, टाइम मींस टाइमलीनेस, F फॉर फॉर्म, M फॉर मीडिया, इंदौर मतलब इनपुट वॉल्यूम एंड सिटी मींस कंटेंट, बराबर है। देन आउटपुट फॉर्म डिजाइन सब कुछ सेम था बॉस, इंदौर में इनपुट वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा, आउटपुट वॉल्यूम हो जाएगा, बराबर है। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं कंटेंट क्या बात कर रहा था यहाँ पे, कि कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए, मतलब ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, ये सारी चीजें यहाँ पे। टाइमलीनेस, जितना भी इनपुट देना है आपको विद इन द टाइम देना है। फॉर्मेट किसकी बात कर रहा था बॉस, अरेंजमेंट, कौन सा इनपुट डेटा पहले आएगा, कौन सा इनपुट डेटा बाद में आएगा। मीडिया, कौन कौन से हार्डवेयर आप यूज कर सकते हो क्या प्रोवाइड करने के लिए, इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। फॉर्म का मतलब क्या बोल रहा था, यहाँ पे प्री प्रिंटेड पेपर्स की बात हो रही थी कि किस तरीके से आप डेटा प्रोवाइड करोगे, यस और नो। देन इसके बाद इनपुट वॉल्यूम, एक साथ आप कितना इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। देन इसके बाद आता है आउटपुट, आउटपुट मतलब टिकट में कौन कौन से कंटेंट होंगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, PNR नंबर होगा एंड देन दूसरा ट्रांजैक्शन ID होगा। टाइमलीनेस मतलब कितना कब आउटपुट आना चाहिए, एज एंड व्हेन यूजर रिक्वायर्ड। तीसरा था फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब किस कौन सा कंटेंट किस फॉर्म में दिखना चाहिए, कंटेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन आउटपुट मीडिया, तो कुछ कंटेंट्स इमेज फॉर्म में, कुछ कंटेंट्स वीडियो फॉर्म में, कुछ कंटेंट्स ऑडियो फॉर्म में रहेगा।
देन इसके बाद मीडिया आता है, तो कौन सा फिजिकल डिवाइस यूज करोगे, प्रिंटर यूज करोगे या प्रोजेक्टर यूज करोगे, मॉनिटर यूज करना है, क्या यूज करना है। फॉर्म का मतलब बोल रहा है किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करोगे, टेक्स्ट फॉर्म में करोगे, ऑडियो फॉर्म में करोगे, वीडियो फॉर्म में करोगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बॉस आउटपुट वॉल्यूम। आउटपुट वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, एक बार में कितना आउटपुट आपको जनरेट करना है। तो इनपुट फॉर्म आउटपुट फॉर्म टिप्स जो था सेम था, क्या था, फर्स्ट टाइम एफएम इंदौर सिटी में आया। फर्स्ट मतलब फॉर्मेट, टाइम मतलब टाइमलीनेस, एफ फॉर फॉर्म, एम फॉर मीडिया, इंदौर मतलब इनपुट वॉल्यूम, आउटपुट के केस में आउटपुट वॉल्यूम, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सिटी। सिटी मींस कंटेंट। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास आता है बॉस फिजिकल डिजाइन। What do you mean by physical design? It is a process to convert logical design into physical units. बराबर है। क्या ये जो physical design है इफेक्टिव होना चाहिए? Yes. क्या ये efficient होना चाहिए? Yes. Now, इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स हमने बताया था तबस्सुम, yes no, T for क्या था, tendency of having design, one design is not correct, you must have what, multiple design and select the best one। जो भी आपका डिजाइन है वो ऑन द बेस ऑफ एनालिसिस होना चाहिए। A फॉर एनालिसिस, किसके हिसाब से होना चाहिए, बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, दैट इज ऑन द बेस ऑफ द बिजनेस। यस नो, क्या आप स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, यस। एंड यू फॉर यूजर इंटरफेस होना चाहिए। एम फॉर मॉड्यूलर, मॉड्यूलर होना चाहिए। मॉड्यूलर में दो चीजें बॉस, कोहेजन एंड कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या है बॉस, कितनी गहरी दोस्ती है। कपलिंग, सॉरी, कपलिंग मतलब क्या था, किससे किससे दोस्ती है, दैट इज वन मॉड्यूल विद अनदर मॉड्यूल। एंड कोहेजन का मतलब कितनी गहरी दोस्ती है, मतलब विद इन द मॉड्यूल कितना आप लिंक कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आता है हमारे पास इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन। नया सिस्टम को नए ऑपरेटिंग सिस्टम, नए हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कंपैटिबल होना चाहिए, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सको। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन मतलब जो भी आपने डिजाइन बनाया है बॉस, क्या मैनेजमेंट रिपोर्ट आया है फर्स्ट एंड सेकंड रिपोर्ट का, कौन कौन से कंट्रोल आपने लगाया, क्या कंट्रोल अपनी जगह पे है या नहीं, क्या कंट्रोल कंप्लीट है या नहीं है, सेपरेट रिव्यू आपने किया है नहीं किया है, डॉक्यूमेंट जो आपने डिजाइन किए, तो जो भी आपने डिजाइन किया उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। देन इसके बाद हमारे पास आता है बॉस डेवलपमेंट टूल्स। नाउ डेवलपमेंट में आपने दो चीजें पढ़ी थी, फेज 4, यस नो। सबसे पहला ये जो फेज 4 था, यहाँ पे आपने सबसे पहले पढ़ा बॉस टूल्स, टूल्स की कैटेगरीज, टूल्स का डिटेल्स, बराबर है। देन आपने कोडिंग किया एंड देन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। इसके बाद आपने क्या किया था बॉस, सिस्टम एक्विजिशन, मतलब इससे रिलेटेड जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे वो आपको एक्वायर करना पड़ेगा। यस तो विल स्टार्ट विद द टूल्स। टूल्स का मतलब क्या था, दोज टूल्स, दोज इक्विपमेंट विच इज यूज्ड इन द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन कौन से टूल्स की कैटेगरीज थी बॉस, अगर आपको याद हो तो 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सा, सबसे पहली कैटेगरी जिससे आप कंपोनेंट का कंपोनेंट बनाते हो, उसके फ्लो को बनाते हो, दैट इज सिस्टम कंपोनेंट एंड फ्लोज। 3 टूल्स वहां पे डिस्कस हुए थे, कौन कौन सा, फ्लो चार्ट डिस्कस हुआ था, डेटा फ्लो डायग्राम यूज हुआ था, सिस्टम कंपोनेंट मैट्रिक्स। सिस्टम फ्लो चार्ट वो है जो फ्लो को डिपिक्ट करता है, डेटा फ्लो डायग्राम वो है जो इलस्ट्रेट करता है, मतलब सोर्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, कहां से आया है और कहां को आउटपुट जाएगा। देन इसके बाद सिस्टम कंपोनेंट मैट्रिक्स क्या था, इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू रिसोर्स, यूज्ड टू डॉक्यूमेंट द रिसोर्सेज यूज्ड इन द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। मैंने आपको डायग्राम बताया था, इनपुट के लिए कौन सा रिसोर्स, प्रोसेस के लिए कौन सा रिसोर्स, आउटपुट के लिए कौन सा रिसोर्स, स्टोरेज के लिए कौन सा रिसोर्स होगा। सेकेंड था हमारे पास यूजर इंटरफेस, यहाँ पे आप किसकी डिजाइन करें बॉस, डायलॉग बॉक्स की डिजाइन करें, तो उसका फिजिकल लेआउट फॉर्म, डायलॉग के फ्लो का डायग्राम बनाओ, एक डायलॉग बॉक्स किससे डायलॉग बॉक्स से लिंक हो रहा है, एंड लास्ट में बॉस डॉक्यूमेंट का फ्लो। ना थर्ड आता है हमारे पास डेटा एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे किसकी बात करें हम, ER डायग्राम की बात करें, जहाँ पे हमें बताना पड़ेगा एंटिटीज कौन कौन सी हैं, उन एंटिटीज की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे किस तरीके से लिंक हो रही है। तो एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप को जो टूल से रिप्रेजेंट करता है, दैट टूल इज कॉल्ड एज व्हाट, ER डायग्राम। एंड फोर्थ जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिटेल्ड प्रोसेस डिजाइन। या सुनो, तो अगर प्रोसेस को डिजाइन करना है तो वो जो टूल्स कहलाएगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिटेल्ड सिस्टम प्रोसेस। तो 4 तरीके से टूल हो गए, सिस्टम कंपोनेंट एंड flows, second the user interface, third is data attributes and relationship, and fourth is what called as detailed system process, बराबर है। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉस टूल्स डिस्कस्ड इन डिटेल्स। तो सबसे पहला था हमारे पास, हमने यहाँ पे डायग्राम्स आपको दिया था, अगर डायग्राम से आप याद कर पाओ बॉस तो इट इज वेल एंड गुड। ये रहा, यहाँ पे आपके पास पूरा डायग्राम आ गया, ये रहा। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा बॉस, लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा।
ये सुनो, लैंग्वेज आप कहाँ पे स्टोर करोगे बॉस? जल्दी लैंग्वेज यूज करके जो मास्टर फाइल आप क्रिएट करने वाले हो, दैट इज यहाँ पे हमने बोला था मेटा डेटा, याद आ रहा है क्या? तो डेटा डिक्शनरी यूज टू व्हाट? स्टोर द मेटा डेटा। अगर मेटा डेटा के जो मास्टर फाइल अगर आप ऐड करते हो तो डेटा डिक्शनरी का कंटेंट ऐड हो जाएगा। अगर आप मेटा डेटा क्या करते हो? ऑल्टर करते हो तो डेटा डिक्शनरी भी ऑल्टर हो जाएगी। अगर आप मेटा डेटा डिलीट करते हो तो वो कंटेंट डेटा डिक्शनरी से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ये सुनो, जब सारे के सारे मास्टर फाइल यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे तो इनकी लिंकिंग, इनके सीक्वेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इनके सिचुएशंस प्रोवाइड करेंगे कि अगर हमने बहुत सारे कंडीशंस दे दी है और उस कंडीशंस को अगर हम मिक्स करते हैं तो व्हाट आर द नंबर ऑफ सिचुएशंस में अराइज, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड बाय यूजिंग ईदर डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री। तो डिसीजन टेबल क्या था बॉस? इट इज अ टेबल विच इनलिस्ट द नंबर ऑफ कंडीशंस। यस, तो पहला कितने सारे कंडीशंस आएंगे और दूसरा नंबर ऑफ सिचुएशंस अराइजिंग आउट ऑफ द सच कंडीशन। तीसरा था नंबर ऑफ एक्शंस टू बी अंडरटेकन एंड फोर्थ था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्पेसिफिक एक्शन फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। तो चार कंपोनेंट्स थे वहां पे डिसीजन टेबल के लिए। कौन कौन सा? कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्रीज मतलब सिचुएशन, एक्शन स्टब मतलब नंबर ऑफ एक्शंस टू बी अंडरटेकन, एंड एक्शन एंट्रीज में क्या था बॉस? स्पेसिफिक एक्शन फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस। क्या यहां तक क्लियर है? यस। देन इसके बाद हमारे पास आता है बॉस डिसीजन ट्री। ट्री का मतलब क्या था? सब कुछ सेम रहेगा। डिसीजन टेबल टेबल मॉडल में होता है और ट्री जो है ट्री मॉडल में होता है। ट्री मॉडल भी बहुत सारी कंडीशन स्पेसिफाई करता है, परमिटेशन सिचुएशन अराइज करता है, एक्शंस लेता है एंड स्पेसिफिक एक्शंस फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस प्रोवाइड करता है। फर्क कितना रहेगा? सिर्फ ये टेबल मॉडल में रहेगा, ये ट्री मॉडल में रहेगा। जो भी सिचुएशंस आए हैं उस सिचुएशंस को अगर फ्लो बताना है, सिचुएशंस का फ्लो बताना है, यस और नो, तो दैट वी हैव टू यूज व्हाट? फ्लो चार्ट। जो फ्लो बताएगा, और डीएफडी अगर यूज करेंगे तो वो सोर्स ऑफ फ्लो बताता है। ये सुनो, कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ से आउटपुट जा रहा है ना। इसके बाद केस टूल्स। केस का मतलब मैंने आपको बताया था बॉस, सी फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब क्या था बॉस? टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, यस नो, ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग व्हाट? कंप्यूटर सिस्टम। तो वहां पे यूजर्स को इन्वॉल्व करने का जरूरत नहीं, आपको कोई भी चीज चाहिए जो सिंपली प्रोवाइड व्हाट? इनपुट, और वो सारा का सारा सिस्टम अपने आप डेवलप हो जाएगा बाय यूजिंग व्हाट? केस टूल्स। देन इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है बॉस कोड जनरेटर, रिपोर्ट जनरेटर, मेन्यू जनरेटर, है ना। ऐसा टूल्स जो क्या कर रहा है बॉस? मेन्यू को जनरेट कर रहा है, उसके सब मेन्यू को जनरेट कर रहा है, कोड के लिए फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा है एंड ग्रैंड टोटल वगैरह जो जो भी था वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास सिस्टम कंपोनेंट मैट्रिक्स। ये वो डॉक्यूमेंट है जो रिसोर्स को डॉक्यूमेंट करता है जो यूज होने वाले हैं कहाँ पे? सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो व्हाट आर द टूल्स डेवलप्ड इन डिस्कस्ड इन डिटेल्स? सबसे पहला था इंग्लिश स्ट्रक्चर, सेकंड था हमारे पास यस डेटा डिक्शनरी, थर्ड था हमारे पास डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री, देन इसके बाद फ्लो चार्ट, देन डीएफडी, देन इसके बाद केस टूल्स, देन इसके बाद कोड जनरेटर, रिपोर्ट जनरेटर, मेन्यू जनरेटर एंड देन लास्ट में था हमारे पास सिस्टम कंपोनेंट मैट्रिक्स। नाउ यहां पे हमारा ये कंप्लीट हो गया बॉस। देन इसके बाद आता है हमारे पास अदर एस्पेक्ट्स। क्या आते हैं हमारे पास? सॉरी, कोडिंग आता है हमारे पास, टूल्स कंप्लीट हो गए। नाउ विल कम टू व्हाट? सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट में पहला था हमारे पास कोडिंग। यस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कोडेड प्रोग्राम? टिप्स था हमारे पास बॉस, आर यू रियली रेडी फॉर कोडिंग? क्या था? आर यू रियली रेडी फॉर कोडिंग? यस नो। ए फॉर क्या था बॉस? एक्यूरेसी। आर फॉर क्या था? रोबस्टनेस। ई फॉर क्या था? इफिशियंसी। यू फॉर यूजेबिलिटी। रियली मीन्स रिलायबिलिटी, रेडी मीन्स रेडिबिलिटी। क्या क्या हमने बोला वहां पे? ए फॉर एक्यूरेसी, आर फॉर रोबस्टनेस, ई फॉर इफिशियंसी, यू फॉर यूजेबिलिटी, रियली मीन्स रिलायबिलिटी, रेडी मीन्स रेडिबिलिटी। यस नो। तो रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, एक्यूरेसी, इफिशियंसी, यूजेबिलिटी, रेडिबिलिटी। ना इसके बाद हमारे पास आता है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। अगर आप चार्ट को मैंने आपको बताया था दैट इज टूल्स, देन इसके बाद डेवलपमेंट, अदर एस्पेक्ट्स। अदर एस्पेक्ट्स में आ गया, अगर डायग्राम आपको याद हो, यस डायग्राम आपके पास यहां पे था। तो पहला हमने क्या बनाया था बॉस? प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग स्टैंडर्ड। यस नो, इसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका सिंटैक्स और उसका सिमेंटिक्स। यस नो, यस। देन इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बहुत सारे हैं बट आप अपनी रिक्वायरमेंट से उसे चॉइस करो, सेलेक्ट करो।
सेलेक्ट करने के बाद आप क्या बनाओगे बॉस, सोर्स कोड बनाओगे, यस और नो, किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ पे एरर होगा तो इसे क्या करो, कंपाइलर यूज करो, और अगर यहाँ पे एरर नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, और अगर एरर है तो फाइंड आउट द एरर्स, यस नो, इसको क्या कर दो, यहाँ पे ये करेक्ट होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा बॉस, रीसबमिट होगा, यस नो। तो आप पहली बार सेंड करो, वो फाइंड करेगा, यहाँ पे करेक्ट होगा, रीसबमिट, ये 4 प्रोसेस चलते रहेंगे। इसको हमने बोला था डीबगिंग ऑफ कोड, बराबर है, डीबगिंग ऑफ कोड। तो यहाँ पे एरर को आपने रिमूव कर दिया, जैसे ही एरर रिमूव हुआ इसको आप टेस्ट कर लो एक बार, बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बराबर काम कर रहा है बॉस तो क्या कर दो, डॉक्यूमेंट, और उसे क्या करते हो, अपडेट, दैट इज मेंटेनेंस। तो अदर एस्पेक्ट में क्या क्या कवर था बॉस, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डीबगिंग ऑफ कोड, देन टेस्टिंग ऑफ कोड, देन इसके बाद डॉक्यूमेंट, एंड देन उसका मेंटेनेंस। देन इसके बाद आता है सिस्टम एक्विजिशन। हमारे पास पूरा सिस्टम डेवलप हो गया ना, उससे रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक्वायर करेंगे, जिसके लिए मुझे क्या बनाया था बॉस, एक्विजिशन स्टैंडर्ड। और एक्विजिशन स्टैंडर्ड किस पे फोकस करता है कि क्या वो सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी प्रोवाइड, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर दूसरा हमने बताया था ALP, एग्रीमेंट बनाया नहीं बनाया, लाइसेंस है या नहीं है, एंड देन कंपैटिबल है या नहीं है। देन ITT, दैट इज इन्विटेशन टू टेंडर, कौन भेजेगा बॉस, इन्विटेशन टू टेंडर कहां से आता है, कस्टमर भेजता है, किसको, वेंडर्स को, यस नो। RFP कौन भेजता है, हाँ जी, अगर सेलर अप्रोच करता है बाहर को तो RFP भेजता है, एंड वो चेक करता है कि RFP में क्या उसकी सारी रिक्वायरमेंट मेंशन है या नहीं है। देन इसके बाद सेकंड आता है एक्वायरिंग सिस्टम कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर। तो अब जब आप वेंडर से कंपोनेंट खरीदते हो, यस नो, तो यहाँ पे ITT की बात हो रही है डेफिनेटली, क्योंकि कौन अप्रोच कर रहा है, बाहर अप्रोच कर रहा है सेलर को, तो उसने इन्विटेशन टू टेंडर भेज दिया। मतलब what are the following considerations valid for both acquisition of hardware and software। तो पहला कंसिडरेशन आप चेक करो, पहला था वेंडर सेलेक्ट करो, वेंडर सेलेक्ट करने के बाद उसका लोकेशन चेक करो, लोकेशन चेक करने के बाद क्या चेक करो, उसको डेमो के लिए इनवाइट करो और उसके प्रपोजल्स को इवेलुएट करो, एंड देन लास्ट में यूजर का फीडबैक ले लो। तो पहला था वेंडर सिलेक्शन, दूसरा था जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ वेंडर, थर्ड इज प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टेड वेंडर्स, एंड फोर्थ इज इवेल्युएशन ऑफ यूजर्स फीडबैक। देन इसके बाद आता है स्पेसिफिक कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पे हमने बेंचमार्क टेस्ट की बात की थी बॉस। बेंचमार्क टेस्ट मतलब स्पेसिफिक कंसिडरेशन, स्पेसिफिक कंसिडरेशन मतलब हो गया बॉस बेंचमार्क टेस्टिंग, यहाँ पे करना है हमको, यस नो। और बेंचमार्किंग टेस्टिंग में सबसे पहला काम करते हैं, क्या आप जो भी बेंचमार्क टेस्टिंग करोगे किसके हिसाब से होएगा बॉस, स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्या यूजर की नीड आपको पता चली, नहीं पता चली है, यूजर की नीड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, तीसरा पॉइंट था। फोर्थ, कंपेयर करो ऑल वेंडर्स प्रपोजल, अगर बहुत सारे हैं, एंड देन उसके क्रॉस परफॉर्मेंस को क्या करो बॉस, इवेलुएट करो। यहाँ तक क्लियर है। डिसएडवांटेज क्या था कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, पॉपुलर नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो आप बेंचमार्किंग नहीं कर सकते हो, एंड देन इट गिव्स फोकस ऑन फुलफिलिंग ऑफ व्हाट, बेंचमार्क यूटिलिटी रादर देन व्हाट, यूजर्स यूटिलिटी। मैंने बताया था लालच बुरी बला है। देन इसके बाद हमारे पास अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम एक्विजिशन आता है। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम एक्विजिशन में क्या क्या कवर हो गए बॉस, हार्डवेयर एक्विजिशन, तो हार्डवेयर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा बॉस टाइम टेस्टेड सिलेक्शन, क्या ये यूजर के रिक्वायरमेंट को सेलेक्ट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वेंडर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन होगा या नहीं होगा। सॉफ्टवेयर जब एक्वायर करोगे तो आप चेक करोगे क्या ये सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, नेचर एंड टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या है, यस नो, एंड ये क्या घर में डेवलप किया गया या परचेज किया गया। देन इसके बाद थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट, यस नो, दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग। सबसे पहली बात कहा था, राइटिंग पे होना चाहिए, एंड सारे के सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे मेंशन होना चाहिए, और उसकी पेनल कॉन्सिक्वेंसेज भी वहां पे कवर्ड होने चाहिए। एंड फोर्थ आता है हमारे पास वैलिडेशन ऑफ वेंडर्स प्रपोजल। वैलिडेशन ऑफ वेंडर्स प्रपोजल में दो चीजें कवर की थी बॉस, नंबर 1 इज फैक्टर्स एंड नंबर 2 इज मेथड। फैक्टर्स क्या था, CCPMV, C फॉर क्या था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, C फॉर था कंपैटिबल होना चाहिए, P फॉर परफॉर्मेंस होना चाहिए, M फॉर मेंटेनेबिलिटी, एंड V फॉर वेंडर्स का सपोर्ट होना चाहिए, बराबर है। देन इसके बाद हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ वैलिडेटिंग द प्रपोजल। तो अगर प्रपोजल को वैलिडेट करना है तो व्हाट आर द मेथड्स, तो पहला था बॉस चेक लिस्ट मेथड। चेक लिस्ट मतलब क्या था बॉस, या तो जो आपने रिक्वायरमेंट है जो चेकलिस्ट में डाला है या तो अवेलेबल होगा या तो अवेलेबल नहीं होगा, मतलब ऑल आंसर्स यू विल गेट इन यस नो फॉर्म्स।
पॉइंट स्कोरिंग क्या था बॉस, कि सारे के सारे जो प्रपोजल्स है उसको पॉइंट के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे एंड जो प्रपोजल्स को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा था हमारे पास पब्लिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट। पब्लिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट का मतलब क्या था कि यहां पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग यूजर से जाके पूछेंगे कि बता भाई कौन सा सिस्टम बहुत बढ़िया है, यस नो, तो उसके फीडबैक के हिसाब से हम सिस्टम को परचेस कर लेंगे। यहां पे फोर्थ आता है हमारे पास बेंचमार्किंग प्रॉब्लम्स। बेंचमार्किंग ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब यहां पे जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कहां पे डालोगे, बेंचमार्क करोगे और चेक करोगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो मतलब यहां पे मिनिमम एक्सपेक्टेशन अगर यूजर की सेटिस्फाई हो जाती है तो डेफिनेटली वो सिस्टम परचेज कर लेगा। टेस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब क्या था, जो भी सिस्टम की प्रॉब्लम्स है आप उसको टेस्ट करोगे, बट किसके बेसिस पे बॉस, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, पोटेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे चेक करोगे, है ना। तो दीज आर द मेथड्स फॉर इवैल्यूएटिंग द वेंडर्स प्रपोजल। तो 5 मेथड थे, कौन कौन सा था, पहला था चेकलिस्ट, सेकंड था पॉइंट स्कोरिंग, थर्ड इज पब्लिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, फोर्थ इज बेंचमार्किंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फिफ्थ इज व्हाट कॉल्ड एज टेस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहां पे बॉस हमारा सिस्टम एक्विजिशन वाला फेज कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट फेज जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज टेस्टिंग। तो यहां पे आप बर्ड्स आई व्यू पे देख लीजिए, सिस्टम जब आप डिजाइन पे थे बॉस, ये सुनो, तो यहां पे आपने देखे आर्किटेक्चरल डिजाइन कर लिया, देन इसके बाद डेटा फ्लो का डिजाइन किया, थर्ड आपने डेटा बेस का डिजाइन किया, फोर्थ आपने यूजर इंटरफेस मतलब इनपुट फॉर्म आउटपुट फॉर्म का डिजाइन किया, इसके बाद आपने फिजिकल डिजाइन कर लिया एंड देन लास्ट में इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन कर लिया। तो यहां पे जो था बॉस आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिजाइन फेज, बराबर है। देन इसके बाद आता है हमारे पास आता है यहां पे डिजाइन फेज का यस हाँ जी, ये रहा हमारे पास, यस यहां पे आ गया, डिजाइन हो गया। देन इसके बाद हम आ गए थे एसडीएलसी टूल पे, यस नो, एसडीएलसी टूल पे हमने कवर कर लिया आपका पूरा का पूरा कैटेगरीज, पूरा का पूरा टूल्स इन डिटेल्स। देन इसके बाद टूल्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। फिर हमने क्या किया था, कोडिंग की थी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट कोडेड प्रोग्राम कवर कर लिया। देन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट कवर कर लिया। सिस्टम एक्विजिशन पे आए तो एक्विजिशन स्टैंडर्ड का फोकस हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फिर जब हम विंडोज के पास गए तो उसका कंसिडरेशन और इसका स्पेसिफिक कंसिडरेशन का मतलब हो गया बॉस बेंचमार्किंग टेस्ट, है ना। फिर इसके बाद जैसे हमारा एक्विजिशन कंप्लीट हुआ तो उसका अदर एस्पेक्ट्स कवर कर लिया और वहां पे हमने मेथड्स कवर कर लिए, बराबर है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज चेक लिस्ट हो गया, पॉइंट स्कोरिंग हो गया, देन उसके बाद पब्लिक इवैल्यूएशन रिपोर्ट था, बेंचमार्क प्रॉब्लम्स एंड टेस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारा यहाँ पे पूरा एक्विजिशन कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू व्हाट, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में हमने क्या क्या कवर किया था। अगर हम सिस्टम टेस्टिंग में आते हैं बॉस, तो सिस्टम टेस्टिंग मतलब हम क्यों करते थे कि चेक करने के लिए कि सारा का सारा सिस्टम बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और लेवल ऑफ टेस्टिंग 4 तरीके से हमने आपको बताया था। एक तो था बॉस यूनिट टेस्टिंग, दूसरा था इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड इज सिस्टम टेस्टिंग एंड फोर्थ इज फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग is divided into boss 2 parts. Number 1 is categories and number 2 is types. कैटेगरीज में 5 तरीके से हमने की थी। नंबर 1 फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रक्चर टेस्टिंग एंड पैरेलल टेस्टिंग, बराबर है। कौन कौन सी टेस्टिंग की थी बॉस, पहली थी फंक्शनल टेस्टिंग, सेकंड इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग, थर्ड इज स्ट्रेस टेस्टिंग, फोर्थ इज स्ट्रक्चर टेस्टिंग एंड फिफ्थ इज व्हाट कॉल्ड एज पैरेलल टेस्टिंग थी। देन इसके बाद टाइप्स में हम आ गए थे। टाइप्स हमारे पास 2 तरीके से था, स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग में हमने किया था डेस्क चेक, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू, कोड इंस्पेक्शन। डेस्क चेक मतलब खुद प्रोग्रामर कर लेगा, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू का मतलब था अदर प्रोग्रामर्स करेंगे एंड कोड इंस्पेक्शन में फॉर्मल कमिटी करती है टेस्ट, किसके थ्रू, चेक लिस्ट के थ्रू। डायनेमिक में था हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या था, हम कोडिंग को चेक नहीं करते, ऊपर से टेस्टिंग कर लेते हैं कि फंक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम है बॉस फंक्शन को चेंज कर देंगे। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या था बॉस, हम फंक्शन को टेस्ट नहीं करते, हम कोड को टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट कौन करता है बॉस,
एक्सपर्ट करेगा जिसको कोडिंग का नॉलेज है। और जब भी ये टेस्टिंग होगी, क्या यहां से आपके पोटेंशियल एरर रिमूव हो जाएंगे? यस। और ग्रे बॉक्स क्या था बॉस? जहां पे आप ब्लैक बॉक्स और यस व्हाइट बॉक्स दोनों भी अप्लाई करते हो। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। तो ये बोलता था कि जहां पे क्रिटिकल एरर्स हैं वहां पे आप व्हाइट बॉक्स लगा लो, जहां पे नॉन क्रिटिकल एरर्स है वहां पे आप ब्लैक बॉक्स अप्रोच लगा लो। थर्ड आता है हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या था? यहां पे जो हम टेस्टिंग कर रहे थे बॉस, यहां पे इंटरफेस की टेस्टिंग कर रहे थे कि विद इन द मॉड्यूल जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्या एक दूसरे से लिंक करते हैं या नहीं करते। मतलब इसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग हमने कहां पे कर ली? यूनिट टेस्टिंग। और ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ काम कर रहा है, तो जो इसकी टेस्टिंग हो रही है, किसकी? इंटरफेस की टेस्टिंग, वायर की टेस्टिंग, यस नो डायलॉग बॉक्स की टेस्टिंग, ये कहां पे हम कर रहे हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो अगर रिलेशनशिप की टेस्टिंग करनी है तो वहां पे तीन तरीके से टेस्टिंग थी, या तो टॉप डाउन अप्रोच, या तो बॉटम अप अप्रोच, या तो रिग्रेशन टेस्टिंग। बराबर है। टॉप डाउन टेस्टिंग में हमने क्या किया था बॉस? टॉप डाउन टेस्टिंग में ऊपर से नीचे आ रहे थे, मतलब सबसे पहले सिस्टम, देन मॉड्यूल, देन कंपोनेंट। तो सिस्टम क्या था बॉस? एक्चुअल में सिस्टम वहां पे डेवलप था, बट उसका रिलेशनशिप उसके मॉड्यूल से टेस्ट करना था कि उसके मॉड्यूल बराबर सिस्टम के साथ काम करेंगे। तो हमने वहां पे डमी मॉड्यूल बनाया। अगर डमी मॉड्यूल सिस्टम के साथ बराबर काम कर रहा है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो? एक्चुअल मॉड्यूल में। फिर एक्चुअल मॉड्यूल को किससे टेस्ट करना है? आपको छोटे छोटे कंपोनेंट से जो मॉड्यूल के अंदर है। तो वहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? डमी कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अगर वो डमी कंपोनेंट इस मॉड्यूल के साथ बराबर काम कर रहे हैं तो वो डमी कंपोनेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्चुअल कंपोनेंट पे। बराबर है। बॉटम अप अप्रोच क्या बोलता था? एकदम उल्टा। पहला हमारे पास कंपोनेंट एक्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है, फिर उसको हमें चेक करना था कि या मॉड्यूल के साथ काम कर रहा है, तो आपको डमी मॉड्यूल बनाना था। बराबर। अगर डमी मॉड्यूल एक्चुअल कंपोनेंट के साथ बराबर काम कर रहा है तो डमी मॉड्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल मॉड्यूल। फिर एक्चुअल मॉड्यूल को किससे लिंक करना था बॉस? डमी सिस्टम से। अगर डमी सिस्टम मॉड्यूल के साथ बराबर काम कर रहा है तो दैट डमी सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल सिस्टम। रिग्रेशन टेस्टिंग में हमने क्या बताया था आपको कि जब आपका सिस्टम डेवलप हो जाए और अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना हो तो जो टेस्ट आपने ऑलरेडी कर दिया है दैट टेस्ट हैज टू बी रीरन। बराबर है। चेक करने के लिए दो चीजें, नंबर वन कि ये जो चेंज आपने किया है क्या इससे कोई नया एरर तो नहीं आया, और अगर नया एरर नहीं आया तो आप ये भी चेक करो कि इस चेंज से क्या एग्जिस्टिंग मॉड्यूल में कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। बराबर है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है बॉस? इट इज अ प्रोसेस टू रीरन द सेम टेस्ट विच वाज अर्लियर कंडक्टेड टू चेक वेदर दिस चेंज yes affect whether this change provides any new error or whether this change has impact over the functionality of existing system। तो यहां पे हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग खत्म हो जाएगा। देन वी विल कम टू व्हाट? सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में चार टेस्टिंग थी बॉस। कौन कौन सी थी? पहली थी यहां पे सिस्टम टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। बराबर है। कौन कौन सी थी? सिस्टम सिक्योरिटी टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो यहां पे देखिए आप, ये रहा सिस्टम टेस्टिंग में, यस, टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। रिकवरी का मतलब क्या चेक करोगे यहां पे कि जो भी एरर से, जो भी फाइल आपकी क्रैश हुई है, जो भी हार्डवेयर क्रैश हुई है, क्या उसे रिकवर करना पॉसिबल है। सिक्योरिटी मतलब चेक करिए क्या आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ सिक्योर है या नहीं है। फिर इसके बाद वॉल्यूम टेस्ट करिए कि भाई ये कितनी कैपेबिलिटी पे सिस्टम इफेक्टिवली काम कर पाएगा। एंड फोर्थ था हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग, मतलब क्या सारे के सारे फंक्शन सिस्टम के विद इन द टाइम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये टेस्टिंग कौन करता है बॉस? यूजर करता है। दो टेस्टिंग होती है यहाँ पे, एक तो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग एंड दूसरा है फाइनल दैट इज यूजर रिक्वायरमेंट टेस्टिंग। तो यूजर यहाँ पे दो चीजें चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है कि पहला जो उसने क्वालिटी बोला था क्या वो क्वालिटी सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा जो उसने रिक्वायरमेंट बोली थी क्या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही है, इसको टेस्ट करने के लिए दो टेस्टिंग था वहां पे, एक तो अल्फा टेस्टिंग था, दूसरा बीटा टेस्टिंग था। अल्फा टेस्टिंग मतलब जहां पे यूजर खुद ही टेस्ट कर लेगा। बीटा टेस्टिंग मतलब क्या था? यूजर दूसरों को भी बुलाएगा कि आओ भाई तुम भी अपना अपना रिक्वायरमेंट चेक करो सो दैट वी कैन हैव व्हाट बेटर फीडबैक अबाउट द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी। तो अल्फा टेस्टिंग मतलब खुद से, एंड बीटा टेस्टिंग मतलब सबसे टेस्टिंग हम करवा रहे।
लास्ट में हमारे पास आता है इंटरनल टेस्टिंग कंट्रोल, है ना। तो जो यहां पे हमने बोला था क्रॉस वेरीफाई करवाना है बॉस। क्रॉस वेरीफाई मतलब मैंने क्या बोला था कि जब टेस्टर टेस्टिंग कर रहा है तो मुझे चेक करना है कि क्या टेस्टर बराबर टेस्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली यस ना, मैंने आपको मूवी का भी एग्जांपल दिया था कि जब वो विलेन को भेजता था कि जाके वो एक्टर का या एक्ट्रेस का पीछा करो, यस नो, तो वो पीछा करने के लिए क्यों भेजता था? चेक करने के लिए कि जो मैंने काम उसको असाइन किया है क्या उसने बराबर तरीके से काम किया है या नहीं किया। तो यहां पे हमारा टेस्टिंग वाला फेज कंप्लीट होता है। एंड वंस द सिस्टम इज प्रॉपरली टेस्टेड, क्या अब सिस्टम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? यस। और अब जो हम सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट फेज आ रहा है बॉस, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे, अगर आपको याद आता हो। एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, कन्वर्जन स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम कन्वर्जन, है ना। तो पहला मैंने बोला था कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, फिर दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम इंप्लीमेंट, अगर सिस्टम को आपको इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हार्डवेयर, तो हार्डवेयर की बात कहां पे होगी बॉस? इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन में। तो जब हार्डवेयर आएगा तो क्या हार्डवेयर के लिए लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे? यस। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज साइट प्रिपरेशन। फिर आपको नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाना है, इंस्टॉल कर दो उसको, यस नो। इंस्टॉल कर दिया और चेक किया कि क्या सारे के सारे हार्डवेयर बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इक्विपमेंट चेकआउट। तो 3 चीजें थी हार्डवेयर से रिलेटेड। पहला, उसके लिए लोकेशन ढूंढो, वहां पे उसको इंस्टॉल करो, एंड तीसरा उसे चेक करो कि वो बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो बराबर काम कर रहा है तो फिर यूजर्स को ट्रेनिंग दो कि भाई आप क्या हो जाओ, नए हार्डवेयर के लिए आप फेमिलियर हो जाओ, सो दैट यू फील व्हाट यूजर फ्रेंडली सिस्टम, यस नो, यू कैन प्रोवाइड व्हाट इनपुट एंड ऑब्टेन आउटपुट इन अ फ्रेंडली मैनर। एंड देन कन्वर्जन स्ट्रेटजीज। तो मैंने बोला कि अगर नया सिस्टम आप इंप्लीमेंट कर रहे तो इसकी जरूरत आपको बॉस नहीं पड़ेगी, बट अगर आप पुराने सिस्टम को नए सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कन्वर्जन स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने बताया था इन 4 में से कोई एक ही स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो। तो 4 स्ट्रेटजी कौन सी थी बॉस? डायरेक्ट कन्वर्जन, फेज कन्वर्जन, पायलट कन्वर्जन एंड पैरेलल कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब क्या था? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे ओल्ड सिस्टम खत्म, नया सिस्टम स्टार्ट। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप पूरा इनपुट किस में दोगे? नए सिस्टम पे, और पूरा आउटपुट आपको किससे मिलेगा? नए सिस्टम से। क्या ये टाइम सेविंग प्रोसेस था? यस। क्या ये कॉस्ट सेविंग प्रोसेस है? यस। बट ये रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो अगर सिस्टम बहुत बड़ा है, मैंने बताया था फेज्ड जो कन्वर्जन लगाओगे वो कब लगाओगे? जब सिस्टम की जो साइज है बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पे आप फेज टू फेज बेसिस पे, मैंने पहले बोला था इन्वेंट्री पे लगा लो, अगर इन्वेंट्री बराबर काम कर रहा है तो प्रोडक्शन पे लगा लो, प्रोडक्शन अगर बराबर काम कर रहा है तो फिर मार्केटिंग पे लगा लो। इस तरीके से धीरे 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 सिस्टम पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? यस। क्या ये कॉस्टली भी है? यस। बट क्या ये रिस्की होगा? रिस्क नहीं होगा, क्योंकि आप सिस्टम तभी लगा रहे हो जब ये आउटपुट प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा है। पायलट का मतलब क्या था बॉस? आप सारे फेज पे एक साथ पूरा सिस्टम नहीं लगाओगे, जिस ब्रांच पे, जिस डिपार्टमेंट पे, जिस नए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी सिर्फ वो नया सिस्टम उसी ब्रांच या उसी डिपार्टमेंट या उसी लोकेशन पे लगेगा, बाकी सारी जगह पे ओल्ड सिस्टम काम कर रहा है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पायलट कन्वर्जन। पैरेलल का मतलब क्या था बॉस? कि जहां पे ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में अच्छा कौन है ये अगर आपको चेक करना है तो आप दोनों सिस्टम यहां पे साइमल्टेनियसली रन करते हो, दोनों सिस्टम पे आप सेम इनपुट प्रोवाइड करते हो, दोनों सिस्टम की आप साइमल्टेनियसली प्रोसेस को चेक करते हो, और जिसका आउटपुट ज्यादा सही आएगा, यस नो, वो सिस्टम आप कंटिन्यू करोगे, बाकी सारा सिस्टम आप रिजेक्ट कर दोगे, यस नो। एंड एक बार आपने इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी लगा ली बॉस, तो कन्वर्जन जब भी आप करोगे क्या ये चारों एक्टिविटीज लगेंगी? यस। तो सबसे पहले आप क्या कन्वर्ट करोगे बॉस? प्रोसेस को। जब प्रोसेस कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या कन्वर्ट होगा? फाइल। अगर फाइल की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप फाइल कन्वर्जन बहुत पहले से ही स्टार्ट कर लो, एंड देन जैसे ही आपका प्रोसेस प्लस फाइल कन्वर्ट होगा, क्या आपका पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा? यस। एंड देयर आफ्टर all input will be given to the new system and you will obtain all output from the new system only। एंड जैसे ही आपका सिस्टम क्या हो गया बॉस? कन्वर्ट हो गया, तो डेफिनेटली ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी किसको? नए एग्जिस्टिंग यूजर्स को। ये हमारा पूरा सिस्टम इंप्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट होता है, खत्म होता है बॉस। जैसे हमने सिस्टम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया, यस और नो,
तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज PIR एंड सिस्टम मेंटेनेंस। PIR एंड सिस्टम मेंटेनेंस में हमने आपको दो चीज़ें कवर करवाई थी। नंबर वन इज PIR एंड नंबर टू इज सिस्टम मेंटेनेंस। PIR पे हमने आपको दो चीज़ें करवाई, दैट इज एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम इवैल्यूएशन एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एक्टिविटीज ऑफ PIR। बराबर। तो एक्टिविटीज ऑफ PIR के लिए हमने आपको क्या बोला था? हाँ जी, यहाँ पे आ रहा है पहला पॉइंट दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, हाँ जी, इट डिटरमाइंस। पहला पॉइंट ये क्या बोल रहा था? चलिए एक काम करते ये वाला देख लेते, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट इज वेट, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं एंड देन नेक्स्ट सेशन पे हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड सिस्टम मेंटेनेंस से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।